ये अंतरिक्ष में जाने वाली पहली हिंदुस्तानी जो महिला, फर्स्ट इंडियन वुमन कल्पना चावला, उनकी मौत हुई थी 1 फरवरी 2003 को। करीब 16 साल कल पूरे हो जाएंगे और लगता नहीं है, ऐसा लगता कल की बात है। 16 साल पहले जो ये हादसा हुआ था, जिसने एक होनहार जो साइंटिस्ट थी उनको छीन लिया। और चूंकि इस खबर से मैं इसलिए भी जुड़ा हुआ था कि जब खबर आई थी 1 फरवरी 2003 को, और ये फ्लोरिडा में ये जो शटल था, स्पेस शटल कोलंबिया, उसके गिरने की और इन तमाम जो साथ उसमें एस्ट्रोनॉट बैठे हुए थे उनकी मौत की, तो चूंकि कल्पना चावला, हालांकि वो इंडियन सिटीजन थी, लेकिन बाद में यूएस जाने के बाद यूएस सिटीजन हो गई और उन्होंने एक फ्रेंच से शादी की। लेकिन उनकी स्कूलिंग और कॉलेज जो पढ़ाई हुई थी उसका पूरा जो है रिश्ता हिंदुस्तान से था। और करनाल में वो पैदा हुई थी एक बिजनेसमैन फैमिली के घर पर, और उनके जो पिता थे बनारसी लाल चावला, बिजनेसमैन थे। उनके 4 बच्चे थे, उन चारों में कल्पना चावला सबसे छोटी थी। तो करनाल में पैदाइश हुई और करनाल में ही फिर एक टैगोर बाल निकेतन स्कूल है जहां पे पढ़ाई की। वहां 8 क्लास तक पढ़ाई की थी। और तब करनाल में ये लोग रहते थे। तो जब ये खबर आई तो तमाम जो टीम है वो पता लगाने की कोशिश की कि कल्पना के यहाँ पे कौन कौन फैमिली के लोग हैं, क्या है। तो फिर मैं करनाल गया था उसी दिन जब ये हादसा हुआ था 2003 में, और मैं अगले 2-3 दिन तक वहीं था, क्योंकि वहीं से लगातार कई शोज करने थे। और जो कल्पना के जानने वाले जितने लोग थे, स्कूल की टीचर, प्रिंसिपल, जो उनके साथ पढ़े थे, उन लोगों से तब मिलने का मौका मिला, समझने का मौका मिला था कल्पना चावला के बारे में। तो पता चला था कि बचपन से ही करनाल के ऊपर से जब प्लेन गुजरा करता था, जब तो कल्पना चावला को हमेशा प्लेन में बड़ा शौक रहा था और आसमान के राज को जानने में भी बड़ा शौक था। हालांकि उनके फादर चाहते थे कि वो डॉक्टर बने या टीचर बने, लेकिन कल्पना चावला जब छोटी थी तभी से वो प्लेन की ही पेंटिंग्स बनाने लगी। और 8 क्लास में जाते जाते फिर उन्होंने कहा था कि वो मतलब स्पेस और इस दुनिया के बारे में जानना चाहती हैं, ये सारी चीज हुई। तो उस वक्त हालांकि उनके फादर मदर सब हंसते थे, लगता था बच्ची है, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में था पूरा कि नहीं, मुझे यहीं करना है और यहीं जाना है। तो करनाल से स्कूलिंग के बाद जब कल्पना चावला कॉलेज पहुंचती है तो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से वो बाकायदा एरोनॉटिकल में इंजीनियरिंग करती हैं, वहां से डिग्री लेती हैं। और फिर पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से पास करने के बाद, एरोनॉटिकल में डिग्री लेने के बाद, वो यूनाइटेड स्टेट चली जाती हैं। और वहां पे जाने के बाद वो एक तो कोलोराडो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेती हैं 1988 में, और वहां से एरोस्पेस में इंजीनियरिंग करती हैं। फिर टेक्सास जाती हैं, टेक्सास से वो फिर वहां पे मास्टर्स की डिग्री लेती हैं। और ये सब करने के बाद, पढ़ाई पूरी करने के बाद, जो मेन एम था, मेन उनका गोल था, वो ये था कि किसी तरह से नासा तक पहुंचना है, क्योंकि नासा ही वो जगह थी जहां से वो अंतरिक्ष की दुनिया के राज रहस्य, उसके करीब जाने का मौका मिल सकता था। तो ये शुरू से ही था कि नासा जाना है और वहीं से
आगे की मंजिल तय करनी है। तो सारी पढ़ाई हुई, उसके बाद खैर ये नासा पहुंचती है 1994 में, कल्पना चावला। और नासा में जो भी जरूरी टेस्ट था, उस टेस्ट को पास करने के बाद ये पहली बार एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट के तौर पे चुनी जाती है नासा में। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद फिर ये एक जो एस्ट्रोनॉट ऑफिस में एक क्रू रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर इनका सिलेक्शन होता है और वहां पे ये काम करने लगती है। इस काम के दौरान सारे जो स्पेस के शटल, स्पेस से जुड़ी हुई रिसर्च, ये सारे काम इसके तहत आते थे और ये काम चलता रहता है। तो 94 से 3 साल गुजर जाते हैं। 3 साल के बाद फिर बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जिसमें वो लगातार पास करती जाती है और आखिर में 1997 में पहली बार कल्पना चावला को मौका मिलता है, वो सिलेक्ट होती हैं स्पेस में जाने के लिए। कुल तब 7 लोगों को चुना गया था स्पेस में जाने के लिए, जिनमें एक कल्पना चावला थी। और ये पहली बार था कि किसी एक हिंदुस्तानी महिला को स्पेस में जाने का मौका मिल रहा था। तो ये एक बड़े गर्व की बात थी पूरे देश के लिए भी। 17 नवंबर 1997, 17 नवंबर 1997 को पहली बार कल्पना चावला अपनी जिंदगी में स्पेस में जाती हैं। और इन लोगों का जो पूरा टारगेट था वो ये था कि 17 नवंबर को यहां से जाना था और 5 दिसंबर 1997 को इनको वापस आना था। और इत्तेफाक से ये वही शटल, नाम जो था कोलंबिया का, फ्लाइट STS-87 इसका नंबर था और ये कोलंबिया के शटल, जिसमें बैठकर कल्पना चावला और इनके साथ बाकी जो 6 लोग थे वो स्पेस में पहली बार जाते हैं। इस सफर का उन्होंने बहुत बाद में आने के बाद काफी जिक्र भी किया और इसकी कुछ खास चीजें थी जो पहली बार स्पेस का सफर रहा, अंतरिक्ष का कैसा रहा। कुल मिलाकर 252 बार, 252 टाइम्स इन्होंने स्पेस से धरती की परिक्रमा की थी। मतलब पूरे धरती के चक्कर लगाए थे वो 252 बार, 252 टाइम्स स्पेस में रहने के दौरान, करीब 17 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच में। 2 हफ्ते से भी कम वक्त में पूरी धरती के 252 चक्कर लगाए थे। और इस दौरान में जो इनको काम था वहां पे वो पूरा सैटेलाइट्स और वो से बाकी चीजों की जो जानकारी थी वो करना था। एक जो खास चीज थी कि एक स्पार्टन सैटेलाइट को वहां पे फिक्स करना था जो ये बताने वाला था कि जो सूरज की बाहरी लाइनें, लेयर होती हैं, वो उसमें क्या राज है, क्या कुछ छुपा हुआ है। तो ये सब कुछ फिक्स किया था, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो बाद में फिर कल्पना चावला और उनके एक और साथी, ये दोनों बाकायदा उन्होंने स्पेस वॉक किया था उसको जाकर ठीक करने, मरम्मत करने के लिए। तो शटल से निकलकर फिर स्पेस वॉक करके उसको ठीक करके आई थी और इसके लिए काफी तारीफ भी हुई थी उनकी। जो पहली बार 1997 में कल्पना चावला जब स्पेस पे गई, तो मैंने आपको जैसा बताया कि 2 हफ्ते से भी कम वक्त में 252 चक्कर या परिक्रमा कहें धरती की लगाई थी। और वहां जाते ही वो पहली हिंदुस्तानी महिला बन गई थी स्पेस में जाने वाली। इस दौरान में जो पहला सफर था स्पेस का, 10.4 मिलियन माइल्स ट्रेवल किया था इन्होंने। मतलब अगर इसको आप किलोमीटर में जोड़ें तो करीब 1,16,00,000 किलोमीटर का सफर तय किया था पहली बार में। टोटल 372 घंटे
और 15 दिन 12 घंटे, ये इनके पहले सफर का हिसाब किताब था स्पेस का जब ये गई थी। और उसके बाद 5 दिसंबर को बाहिफाजत ये सारे जो है ये लौट आए थे, और ये बहुत ही एक सक्सेसफुल मिशन था स्पेस का। और इस सफर के बाद कल्पना चावला की भी इज्जत बढ़ी, उन्होंने देश का भी गौरव बढ़ाया, और इसमें काफी सक्सेसफुल रहा सब कुछ मिशन। इसके बाद वो लौटती हैं 1997 में ही, और फिर उसी नासा में अपने काम में लग जाती हैं, आगे की जो सारी चीजें थी उसमें लग जाती हैं। और इस बीच में फिर सारी बाकी तैयारी चलती रहती है। स्पेस में जो रिसर्च है, साइंस, हम जो रिसर्च का काम था वो सब भी चलता रहता है। इसी बीच दोबारा 2003 में एक और ग्रुप को भेजना था वहां पे स्पेस में, और उसके लिए फिर कल्पना चावला का सिलेक्शन होता है, और कल्पना चावला जो है वो दोबारा स्पेस में जाने के लिए तैयार होती हैं। तो ये जो दूसरा चक्कर था स्पेस का कल्पना चावला के लिए, 2000 में इनका सिलेक्शन हुआ था, और कुल इसमें 7 लोग थे, जिनमें से एक जो मेन पायलट थे वो ऑलरेडी पहले भी कल्पना चावला के साथ उस मिशन में थे जो 1997 में स्पेस में गए थे। तो दूसरी बार, मतलब 97 में लौटने के 3 साल के बाद ही 2000 में सिलेक्शन होता है कल्पना चावला का, और इनको फिर स्पेस में जाना था। लेकिन इनको जाना वक्त से मतलब पहले था, पर कई बार ऐसी एन टाइम पे कुछ चीजें हुई जिसकी वजह से ये सफर डिले होता गया। सबसे पहले जुलाई 2002 में ही जाना था, पर उस वक्त पता चला कि इसके इंजन में जो है कोई क्रैक्स आ गया, तो इस वजह से उसको टालना पड़ा। देन इसके बाद फिर 1-2 बार और प्लान बना, तो फिर कुछ न कुछ स्पेस शटल में कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दी, तो ये सफर फिर टला। इसके बाद आखिरकार फिर तय हुआ कि ये जो सफर है ये 16 जनवरी 2003 को शुरू होगा, सारे फाइनल चेकअप के बाद। और ये कोलंबिया शटल था जो 28 बार स्पेस में जा चुका था, उसके 28 चक्कर लग चुके थे। और कहते हैं कि एक इस तरह के स्पेस शटल कोलंबिया जैसा वो कम से कम 100 चक्कर लगा सकता है स्पेस के, तभी उसने 28 चक्कर ही लगाए थे। तो कुल मिलाकर उसकी भी मतलब जो शटल की हालत थी वो अच्छी थी, सब कुछ ठीक था। तो सारे चेक, सारी जांच के बाद आखिरकार 16 जनवरी 2003 को 7 लोग कोलंबिया शटल से स्पेस के लिए रवाना होते हैं, जिसमें कल्पना चावला भी थी। वहां जाने के बाद जो इस बार इनको मेन काम था वो ये था, पूरा साइंस एंड रिसर्च मिशन था ये, जो सेकेंड सफर था। तो वहां अलग अलग चीजें इनको टास्क दिया गया था, सभी लोगों को वो पूरा करना था। करीब 80 एक्सपेरिमेंट की इस टीम ने वहां पर जाने के बाद, टोटल अलग अलग 80 खोज की जो इनको टास्क दिया गया था, और सारे सक्सेसफुली हुए। 2 शिफ्टों में ये लोग 24 घंटे वहां काम करते थे, जो 7 लोग थे। और इनका ये जो सफर था ये पूरा 16 दिन का था, सेकंड टाइम। 16 दिन के अंदर इनको लौटना था, डेट फिक्स था, 16 जनवरी को जाना है और 1 फरवरी को लौटना है। और 1 फरवरी को फ्लोरिडा के टाइम के हिसाब से सुबह 8 बजे के आसपास इस कोलंबिया शटल को लैंड करना था।
तो ये लोग वहां पहुंचते हैं, अपना काम करते हैं, अपने जो भी इनको टास्क दिया गया था पूरा करते हैं, और उसके बाद अचानक कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि थोड़ा सा वक्त से पहले ही ये वापस मुड़ते हैं और इनको फ्लोरिडा के पास लैंड, तो फ्लोरिडा के आसपास 1 फरवरी 2003 की सुबह करीब 8 बजे जैसे ही ये स्पेस से धरती के उसमें आते हैं तो एक धमाका होता है और कोलंबिया शटल जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। और कहते हैं कि 30 सेकंड के अंदर अंदर, जो भी चूंकि स्पीड इतनी थी और हीट इतना था कि 30 सेकंड के अंदर अंदर साथ के साथ जो उसमें एस्ट्रोनॉट्स थे, जिसमें कल्पना चावला भी थी, इन सब की मौत हो जाती है। बाद में फिर कई मीलों में मलबे मिलते हैं, बॉडी आइडेंटिफाई की जाती है अलग अलग तरीकों से, और फिर इन सब का अंतिम संस्कार किया जाता है। तो ये थी कि वापस आ रहे थे और स्पेस और धरती के बीच में जैसे ही वो दाखिल होती है स्पेस शटल, उसके बाद ये हादसा हो जाता है और इस हादसे में मौत हो जाती है। ये सारी चीजें, ये सारी कहानी उस वक्त आई, उसके बाद इंक्वायरी हुई 2 साल तक। उसके बाद कोई भी स्पेस में दूसरा शटल नहीं गया और इसके लेकर बहुत सारी अलग अलग इंक्वायरी कमीशन बैठी, अलग अलग जांच हुई और सब कुछ पता करने की कोशिश की गई कि ऐसा हुआ क्या। इससे पहले 1986 में एक ऐसे ही हादसा हो चुका था जिसमें भी सारे, उसने टेक ऑफ किया था और उसी वक्त वो क्रैश कर गया था। उसमें भी जो भी 6-7 एस्ट्रोनॉट थे उनकी डेथ हो गई थी। तो खैर उस वक्त ये था कि चलो ये एक हादसा है और इस पे किसी का जोर नहीं, हो गया और शायद मौत लिखी थी। तो अलग अलग इंक्वायरी की रिपोर्ट भी आई, सब कुछ हुआ, चलता रहा। 10 साल बीत जाते हैं। 10 साल के बाद 2013 में, इस इंसिडेंट के ठीक 10 साल के बाद, इस जो जिसमें कल्पना चावला गई थी 2003 में कोलंबिया शटल से स्पेस में, इसके पूरे प्रोग्राम मैनेजर थे इस पूरे स्पेस ऑपरेशन के, नासा के, वेन हेल। 10 साल बाद इन्होंने एक ऐसा खुलासा किया जिससे पूरी दुनिया में मतलब लोग सन्न रह गए थे और कि ये क्या है और इस सच को क्यों छुपाया गया था। इनका खुलासा ये था। अच्छा, यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि ये उसी स्पेस ऑपरेशन के ये प्रोग्राम मैनेजर थे, तो जाहिर सी बात है इनकी बात को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। इनका कहना था कि जब 23 जिस दिन ये 16 जनवरी 2003, 16 जनवरी को जब इस कोलंबिया शटल ने उड़ान भरी स्पेस के लिए, तो उड़ान भरते वक्त, उसी वक्त जब ये उड़ान भर रहा था, इसके थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम में इस शटल के कोई एक प्रॉब्लम आ गई और उसकी वजह से कोई उसका एक टुकड़ा टूटा और उस शटल के लेफ्ट विंग में वो जाकर लग गया। उससे लेफ्ट विंग थोड़ा सा डैमेज हो गया, उसमें कुछ होल आ गया। लेकिन ये सब कुछ तब हुआ जब ये ऑलरेडी टेक ऑफ कर चुका था। इससे पहले भी इस तरह की चीजें टेक ऑफ के वक्त ऐसे स्पेस शटल में छोटी मोटी हुई हैं और जिसको बाद में क्रू मेंबर ने और उन लोगों ने ठीक कर लिया ऊपर स्पेस में ही। लेकिन जब ये इन लोगों ने बाद में तस्वीरों के जरिए ये सारी चीजें देखी तो इन्हें उसी वक्त एहसास हो गया था कि ये बड़ा डैमेज है और ये इससे पहले इस तरह का इतना बड़ा डैमेज हुआ नहीं है।
और उन्हें यह भी मालूम था कि अब शायद ये कोलंबिया शटल स्पेस से वापस धरती पर कभी भी हिफाजत के साथ नहीं आ सकता। ये उन्होंने 10 साल के बाद खुलासा किया। अब जो पूरी कहानी थी उसमें यह थी कि उस वक्त जो ये सारे इससे जुड़े हुए थे, जो लोग, इनके जो हेड, इन सबको बताया गया। वेन हेल ने भी बताया, इन्होंने खुद दावा किया कि बाकी लोगों को इन्होंने ब्रीफ किया। अब ऑप्शन ही एक क्या था, कोलंबिया उड़ चुका है, स्पेस में जा चुका है। अब इन्हें यह पता है कि जो इसका थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम है वो डैमेज हो चुका है, जिसकी वजह से उसका एक टुकड़ा निकला और जो लेफ्ट विंग को डैमेज कर चुका है, और अब ये वापस सही सलामत लैंड नहीं कर सकता ये शटल धरती पर। अब ये था कि ये बात उस वक्त जो उसमें एस्ट्रोनॉट थे, 7 लोग जो उस टीम में गए थे, उनसे क्यों छुपाई गई? उनको बताना चाहिए था कि नहीं बताना चाहिए था? तो नासा के जो टॉप लोग हैं उनका ये कहना था कि जब ये चीज तय हो गया कि अब ये आखिरी सफर है, ये शटल बाहिफाजत नीचे नहीं आ सकती, तो उनको बताने का मतलब ये है कि वो जितने दिन भी वहां रहेंगे वो घुट घुट कर जिएंगे, और उन्हें मालूम हो जाएगा कि अब चूंकि वो कभी वापस धरती पर लौट नहीं सकते, तो उनके लिए हर पल हर दिन मौत होगी। तो इससे बेहतर है कि उनको इस चीज का एहसास न कराया जाए कि वो अब कभी जिंदा नहीं लौट कर आएंगे इस धरती पर, तो उनसे ये राज छुपा लिया जाए और उनसे ये सच छुपाया जाए। अब उसी में एक चीज ये आई थी जो इन्हीं का कहना था कि ये 16 दिन का मिशन था टोटल, और 16वें दिन इनको लौटना था। तो उस हिसाब से आप, चूंकि कई बार इमरजेंसी आ जाती है, कई बार कोई और चीज हो सकती है, तो ऑक्सीजन जो स्पेस में लेकर जाते हैं आप, तो वो आप एक्स्ट्रा लेकर जाते हैं उसी हिसाब से। जैसे फ्यूल जो होता है प्लेन में, अगर उसको 2 घंटे की उड़ान भरनी है तो वो करीब 3-4 घंटे का उसमें फ्यूल ईंधन रखता है, ताकि इमरजेंसी में अगर कभी रनवे खाली नहीं है तो वो चक्कर काटता रहे। तो उसी तरीके से ये स्पेस में भी है। तो ये भी एक आवाज उठी कि ठीक है, अगर उनका 16 दिन का था और वापस आने की अब कोई गारंटी भी नहीं थी, तो उनको थोड़े और दिन भी कहते वहीं रह लेते, कुछ और दिन जिंदा रह लेते। तो उसमें था कि ठीक है, जब तक अगर ऑक्सीजन है उनके पास तब तक वो स्पेस में रह सकते थे, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन खत्म होता तो वो बिना ऑक्सीजन के वहीं पे मर जाते। दूसरा ये था कि ये बताना कि जब तक ऑक्सीजन है आप रहिए आखिरी घड़ी तक, तो उन्हें फिर इस बात का भी एहसास हो जाता कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जब तक ऑक्सीजन है तब तक रहना, क्योंकि ऑक्सीजन खत्म, इसका मतलब है कि फिर मौत। तो इसलिए भी ये नहीं बताया गया, और इसीलिए तय टाइम टेबल और प्रोग्राम के हिसाब से ही जब लौटना था तभी उनको लौटने के लिए कहा गया। लेकिन तय वक्त से 16 मिनट पहले यह हादसा हो गया था, और ये यही था कि जब वो स्पेस से धरती के रेडियस में, रेंज में आते हैं, तो वो जो विंग था, जो टुकड़ा था, उसके बाद वो उस तापमान, हीट को और कुछ और तकनीकी चीजें थी जिसको वो संभाल नहीं पाता है, और उस वक्त उसकी स्पीड इतनी थी, उस पर कंट्रोल नहीं हो पाता है, और कहते हैं कि 30 सेकंड के अंदर अंदर सभी की मौत हो जाती है, और उसके बाद वो मलबा फिर धरती पर आकर गिरता है। तो ये जो खुलासा था, इसके बाद पहली बार ये पता चला कि जिस दिन, मतलब ये लोग 16 जनवरी 2003 को जब गए थे स्पेस में, कायदे से उसी दिन यहाँ पे ये पता चल गया था नासा में कि इनकी आखिरी उड़ान है, आखिरी परवाज है, इसके बाद ये जिंदा कभी धरती पर लौटेंगे नहीं। और हुआ वही, और ये वेन हेल का दावा था, और उन्होंने कहा था कि ये फैक्ट है।
क्योंकि उन्होंने उन लोगों ने ये देख लिया था कि ये किस तरह की चीजें हैं और क्या नुकसान हुआ है। अब यहाँ पे दो चीजें जो मैंने आपसे शुरू में कहा कि ये मतलब कितना सही था या कितना गलत था, कि अगर ये मालूम हो चुका था कि अब वो वापस लैंड नहीं कर सकता और वापस लौट नहीं सकते, तो क्या उन लोगों को बताना चाहिए था या नहीं। अब इस पे दो तरह की राय है। अगर आप उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने नासा में भी, और जो नासा के एक सारे साइंटिस्ट हैं उनके भी बहुत सारे कमेंट्स हैं। ज्यादातर लोगों का ये है कि उनको न बताकर ठीक किया, क्योंकि ऑप्शन कोई था नहीं, और वो पल पल फिर हर दिन मरते। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, उनको बता देना चाहिए था, उनके साथ धोखा नहीं करना चाहिए था। अब मालूम नहीं इसमें क्या सही है क्या गलत है, लेकिन ये एक फैक्ट है जो 10 साल के बाद एक सच सामने आया, और वो सच ये कि ये हादसा अचानक नहीं हुआ, बल्कि इस हादसा के बारे में इस स्पेस मिशन से जो लोग जुड़े हुए थे, इस प्रोग्राम से जो लोग जुड़े हुए थे, उन्हें 16 दिन पहले से मालूम था कि ऐसा ऐसा होने जा रहा है, और वैसा ही हुआ। तो ये थी कहानी। अब चूंकि इसमें बहुत सारे टेक्निकल चीजें हैं, तकनीकी पहलू है, और मैं उसके बारे में मुझे बहुत कम जानकारी है, तो बेसिक मुझे लगा कि जो कहानी मौत से जुड़ी हुई थी वो आप तक रखूं, और ये थी पूरी कल्पना चावला की कहानी। तो इससे जुड़े हुए जो सवाल होंगे वो मैं जरूर आसिम से बोलूंगा लेकिन हाँ, टेक्निकल क्वेश्चन में मैं वो कोई महारती एक्सपर्ट ही दे सकता है, तो मैं शायद उसके जवाब आपको ना दे पाऊं। लेकिन उससे पहले कि मैं सवाल लूं, बहुत सारे लोगों के फिर से कुछ सवाल थे, कुछ सुझाव थे, कुछ तारीफें थी। एक जो अभी मैंने आपको कहानी सुना है, इसके बारे में भी किस्सा सुनाता हूं, अभी सुन रहे होंगे। ये पुष्पा सोनगारा है। करीब 1-1.5-2 महीने से ऐसा शायद ही कोई दिन गुजरता हो जब ये कल्पना चावला की कहानी सुनने के लिए मेल ना लिखते। तो आज मुझे लगता है कि अब इनकी शिकायत दूर हो गई होगी। शैलेंद्र राठौर हैं। इनके एक सवाल है कि कसाब को फांसी हुई, कसाब के खिलाफ सब कुछ सबूत था, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान को कटघरे में हम लोग नहीं खड़ा कर पाए, या बाकी लोगों को नहीं ले पाए, ऐसा कैसा कानून है। तो इस पे कई बार बात हो चुकी है शैलेंद्र साहब कि पाकिस्तान एक तो मानता ही नहीं है इन चीजों को, और वो हर बार जब ऐसे आतंकवादी हरकतें होती हैं या कोई पकड़ा जाता है तो वो सिरे से पहचानने से इनकार कर देता है। एक इनका ये भी था कि रविंद्र कौशिक जो हमारे जासूस जो रॉ के थे, पाकिस्तान की जेल में बंद थे, उनके बारे में बाकी जो एजेंट थे उन्होंने हिंदुस्तान में क्यों नहीं खबर दी उनके बारे में। तो बाद में मैंने इस कहानी में बताया था कि आपको कुछ जो अपने थे उन्होंने खबर दी थी, और उसके बाद ही रविंद्र के बारे में यहाँ जानकारी मिली। इसके अलावा शिवम खियाबान है, कुमार रोहित हैं। इन्होंने एक सुझाव दिया कि आप बहुत लोगों के क्वेश्चन लेते नहीं है, तो आप वीक में एक दिन सिर्फ एक सेशन करें जिसमें आप सिर्फ सवाल लें लोगों के और जवाब दें। तो अगर आप लोग तैयार होंगे तो एक दिन मैं इस पे बिल्कुल सोच सकता हूं और कर सकते हैं हम लोग। रंजीत वर्मा है। इनका सवाल था कि क्या गरीबों को कोर्ट से इंसाफ मिलता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हर तरफ करप्शन है, कोर्ट में भी करप्शन है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पूरी तरह से अंधेर गर्दी नहीं है, लेकिन फिर भी जहां जहां होता है वहां इंसाफ भी होता है। मोहसिन हक हैं, नवीन प्राशर हैं, और इनका कहना था कि आप भूत प्रेत पे यकीन करते हैं। मैंने इनको पहले ही बताया कि मैं बिल्कुल नहीं करता हूं। रेहाना खान है, सौरभ रौथन है। ये उत्तराखंड जब बन रहा था उस वक्त एक मुजफ्फरनगर के पास बहुत जबरदस्त एक हिंसा हुई थी, उसकी कहानी सुनना चाहते हैं, मैं आपको जरूर जल्दी सुनाऊंगा। विमल कौशिक हैं।
इन्होंने लिखा था कि ये गूगल पर गए थे और इन्होंने कहीं रंग, हिंदुस्तान में जितनी फांसी हुई है उसमें रंगा बिल्ला का नाम नहीं है। तो सौरभ विमल साहब, अब मैं चूंकि गूगल के लिए जिम्मेदार नहीं हूं, लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि रंगा बिल्ला को इसी दिल्ली के तिहाड़ जेल में फांसी हुई थी और ऑलरेडी फांसी हो चुकी है। एक इनका ये भी था कि ललित नारायण मिश्रा की कहानी में कुछ तारीख या डेट गलत थी। हो सकता है गलती हुई हो तारीख में, क्योंकि हम लोग भी इंसान हैं, गलतियां कर सकते हैं। डॉक्टर अंकुर खुराना है, ये पेशावर स्कूल अटैक की कहानी सुनना चाहते हैं, जल्दी आपको सुनाता हूँ। गुरुदेव है, 93 ब्लास्ट की कहानी सुनना चाहते हैं, मैं भी आपको सुनाता हूँ जल्दी। जंग जसवाल साहब ने ये लिखा है कि जो गौरव तिवारी की कल स्टोरी सुनाई थी उसमें ये भी तो पॉसिबल है कि अचानक डेथ हुई थी तो हार्ट अटैक हो सकता है। बिल्कुल, और यंग लोगों को भी हार्ट अटैक होता है, ऐसे कई हमारे सामने किस्से आए हैं। लेकिन यहाँ पे इस चीज को जसवाल साहब जो थोड़ा सा उलझा दिया मामला वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं कार्डियक अरेस्ट या दिल का दौरा नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह था कि मौत दम घुटने से हुई है और इसीलिए ये हार्ट अटैक की बात को साइड कर दिया गया। तनवीर अहमद है, निखिल झा है, ये डीएसपी मर्डर राजा भैया वाली कहानी सुनना चाहते हैं, जरूर आपको सुनाऊंगा। अहमद आकिल हैं, निखिल ठक्कर, गुरजोत कौर, इसके अलावा सनी प्रकाश, हाशिम खान, इनके फादर इन लॉ है गुलजार खान, उनकी स्पाइन सर्जरी हुई और वो कराची में रहते हैं, ये कहीं और रहते हैं और क्राइम तक के बहुत कहानियों को पसंद करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों का, और दुआ करते हैं कि आपके फादर इन लॉ जल्दी सेहतमंद हो जाएं। मकसूद अली हैं, मीना कौर हैं, इसके अलावा सचिन लाखे हैं, इन्होंने लंबी लिस्ट दी है कहानी की। सुंदर भगवान है, ये नाराज हैं आजकल, कहते हैं आप मेल का जवाब नहीं देते। मैंने कहा इसीलिए चलिए आज आपका नाम ही ले लेता हूँ। डॉक्टर अरविंद शर्मा है, ये इनका कहना कि मीडिया बहुत नेगेटिव खबरें दिखाती है, जबकि ऐसा नहीं है, हर तरफ नेगेटिव चीजें नहीं, अच्छी चीजें भी हैं। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, अच्छी चीजें होती हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, नेगेटिव खबरें का एक चलन चल गया है और लोग दिखा रहे हैं, हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं भी आपके इस राय से बिल्कुल सहमत हूं। और एक ज्योति सिंह वाले प्रदीप सिंह है, ये ज्योति सिंह इनकी वाइफ है और प्रदीप सिंह है, तो इन्होंने ये स्पेशली लिखा था ताकि पहचान सकें ये। लक्ष्मी मूर्ति जी हैं, रॉय पार्थ हैं, इसके अलावा रितिका शर्मा है, दीपक कुमार पांडे, वाइफ ऑफ किरण, इनकी वाइफ जो है वो किरण है, मोना, ये आर्मी में है और क्राइम तक की कहानी सुनते हैं और कहते हैं कि आर्मी की भी कोई कहानी सुनाए। मैं जल्दी दीपक साहब आपको सुनाता हूं। इसके अलावा मिराजुद्दीन अहमद हैं, डॉक्टर शशि मोहन शर्मा, नीरू शर्मा हैं, ये डेंटिस्ट हैं और इनके हस्बैंड और बेटे दोनों भी कहानी सुनते हैं। तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों का, और आप लोग जितने सारे सुझाव देते हैं, जो प्यार देते हैं, वाकई क्राइम तक बहुत लकी है, हम सब भी लकी हैं, आप जैसी फैमिली है हम लोगों की। तो बस इसी तरह अपना प्यार आप बनाए रखें। अब आसिम बताओ। सर एक सवाल जो हाँ 5-6 लोगों ने एक साथ हाँ चीज पूछी है हाँ कि जो प्लेन क्रैश हुआ था अमेरिका को पता था क्या उस टाइम पीरियड में वो दूसरा रॉकेट भेज के उन्हें बचा नहीं सकते थे? ये इस पे मैंने भी सोचा और मैंने बहुत जगह पे इस लोगों से, कुछ एक्सपर्ट्स से उनसे भी बात की और कुछ रिसर्च भी की। स्पेस शटल और एक आम प्लेन, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। हालांकि बेहतर एक्सपर्ट बताएंगे, लेकिन जो बेसिक मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, ऐसा नहीं कि अचानक इमरजेंसी में कुछ हो और आप फौरन आने फाने में तैयार करें और उसमें पेट्रोल भरें और बाकी चीजें जो भी होती है और आप भेज दें।
जैसे मैंने बताया कि जिसमें ये 2003 में कल्पना चावला गई थी 16 जनवरी को, कायदे से ये 2001 या 2 में ही जाना था, लेकिन बार बार डिले होता गया क्योंकि हर एक चीज को परखना होता है, बाकायदा पूरी प्लानिंग होती है, तैयारी होती है, तो इतना डिले हो गया। तो आप सोचिए कि एक मिशन जिसको 1-1.5 साल पहले पूरा करना था, वो 1-1.5 साल बाद पूरा हुआ। तो एक अचानक जब जाता है तो आप उसको 10-15 दिन के अंदर एक दूसरे स्पेस शटल को इतने कम वक्त में भेजना शायद ये मुमकिन नहीं, और यही वजह है, वरना उनके पास बेहतर ऑप्शन, अगर ये ऑप्शन होता तो वो जरूर इसको करते हैं, लेकिन शायद ये पॉसिबल नहीं था। सर, तरुण पाठक है, वो बोल रहे हैं कल्पना चावला की मृत्यु जो हुई थी उसकी तहकीकात क्या भारत की तरफ से भी हुई है? नहीं, इंडिया की तरफ से इसलिए नहीं कि इंडिया पार्ट नहीं था, लेकिन हाँ कई अलग अलग एजेंसियों ने किया। कई जो स्पेस के वहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने किया, कुछ यूनिवर्सिटी के वो जो थे स्पेस से जुड़े हुए उन्होंने किया, और इस दौरान में बल्कि 2 साल तक पूरी नासा ने अपने स्पेस की जो मुहिम थी उसको कैंसिल कर दिया था, और कोई स्पेस शटल नहीं गया था। 2 साल के बाद फिर पहली बार गया। सर, एक आनंद प्रकाश हैं, वो बोल रहे हैं कि क्या सर कल्पना चावला की मौत किसी कॉन्स्पिरेसी का शिकार हुई है? इसमें एक बात उठी थी उस वक्त जब ये हादसा हुआ था। कल्पना चावला के अलावा इस में अमेरिकन थे, एक अफ्रीकन भी थे, एक इजरायली एस्ट्रोनॉट था जो पहली बार गया था, और उसको लेके कुछ लोगों ने शक और वो सवाल पैदा किए थे कि इसके पीछे कुछ इजराइल की मंशा या इजराइल की कुछ ऐसी साजिश थी, और ये इसलिए उठा था क्योंकि उसमें इजरायली एस्ट्रोनॉट पहली बार गया था। लेकिन जितनी भी इंक्वायरी रिपोर्ट, जो भी कमीशंस जो बैठाई गई और जितने भी रिपोर्ट आए, वो उन्होंने इन सारे शक और सवाल को खारिज कर दिया, और यही था बेसिक कि ये टेक्निकल फॉल्ट था। उस कोलंबिया शटल के राइट विंग में डैमेज था, जो एक टुकड़ा उस पर जाकर गिरा था उसकी वजह से, और इसीलिए जब वो स्पेस से धरती के उसमें आता है तो ये भी है कि उसमें जब आप स्पेस और धरती के बीच में जब आप दाखिल होते हैं तो कुछ वक्त का गैप होता है, जिससे आपका जो वो है कम्युनिकेशन वो कट जाता है एटीसी से या आपके अपने नासा के जो सेंटर हैं उससे, क्योंकि उस वक्त इतनी ज्यादा हीट और बाकी क्या क्या चीजें होती हैं, कुछ टेक्निकल है, लेकिन कुछ पल के लिए वो संपर्क टूट जाता है। और वही कहते हैं कि स्पेस और धरती के बीच में सबसे जो इस पूरे सफर का जो सबसे खतरनाक जो वक्त होता है वो वही होता है। कश्मीर की कहानी क्या है, कश्मीर में ये उथल पुथल क्यों है, कश्मीर में आतंकवाद कब से है, क्या शुरू से ही कश्मीर ऐसा रहा, आजाद हिंदुस्तान से पहले कश्मीर क्या था, आजादी के बाद क्या हुआ, कश्मीर के फिर टुकड़े कैसे हुए। तो मुझे लगा कि ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूं और आज कश्मीर की ही कहानी सुनाऊं। करीब 700 साल पुरानी बात है, मतलब 1300 की बात होगी ये। एक शमशुद्दीन शाह मीर कहते हैं कि इन्होंने कश्मीर की खोज की, और ये कश्मीर के हुक्मरान थे शमशुद्दीन शाह मीर, और एक खूबसूरत वादी उसकी तलाश हुई। उसके बाद वहां पे मीर की जो पूरी वंश थी फिर वो आगे चली। इस बीच में कई राजा आए, नवाब आए, उन्होंने धीरे धीरे कश्मीर को संवारा, सजाया, और चिनार गुलदार की खुशबू जिसके लिए कश्मीर मशहूर है अपनी खूबसूरती के लिए, और धीरे धीरे कश्मीर बनता गया।
और एक वक्त आया जब इसको जमीन के जन्नत का भी नाम दिया गया कि अगर फिरदौस बर्रुए ज़मीअस्त अमीअस्त अमीअस्त अमीअस्त, मतलब ये फारसी है, लेकिन ये कि अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। तो ये कश्मीरी है। तो कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उसके बाद आजादी से पहले कश्मीर के ऊपर तब कुछ लड़ाई नहीं थी, कोई ऐसी चीज नहीं थी। और उस वक्त वहां पे राजा हरि सिंह की हुकूमत थी। राजा हरि सिंह जो है इसके कश्मीर के राजा थे और उन्हीं के उसमें कश्मीर फल फूल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। और इस रियासत पर जो एक्चुअली जो इनका वंश था, इसको कहते हैं डोगरा राजपूत वंश, जो राजा हरि सिंह के थे। तो डोगरा राजपूत वंश के का शासन था और राजा हरि सिंह इसके राजा हुआ करते थे। और राजा हरि सिंह जब यहां पे थे तो उस वक्त जो कश्मीर, असली जो कश्मीर उस वक्त, चूंकि उस वक्त तक टुकड़ा नहीं हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान भी नहीं हुआ था, तो जो कश्मीर की सीमा थी, जो बॉर्डर था, वो 3 बड़े इंपॉर्टेंट बॉर्डर से टच करता था। एक रूस, एक चीन और एक अफगानिस्तान। तो इस हिसाब से भी चूंकि बॉर्डर आप टच कर रहे हैं, तो इस हिसाब से इसकी अहमियत बहुत बढ़ जाती थी, आपकी सिक्योरिटी की वजह से, आपकी बाकी चीजों को लेकर। तो उस वक्त कश्मीर इन बॉर्डर को टच करता था, चीन को, रूस को और अफगानिस्तान को। धीरे धीरे उससे पहले की बात, जब आजादी आई या कश्मीर में हुआ, उससे भी अगर मैं पहले जाऊं तो लद्दाख तब कश्मीर का हिस्सा नहीं हुआ करता था। लेकिन बाद में डोगरा राजपूत वंश और की जब वहां पे मतलब जो हुकूमत थी, तो उन्होंने फिर इसमें लद्दाख को भी मिला लिया, तो कश्मीर का दायरा और बढ़ गया। फिर 1840 में कश्मीर को अंग्रेजों से छीन लिया इन्होंने। तब कश्मीर की आबादी करीब 40 लाख हुआ करती थी और बॉर्डर इसके 3 और तीनों अहम बॉर्डर, चाहे वो चीन हो, चाहे रशिया हो, चाहे फिर अफगानिस्तान हो। तो और उस वक्त यहाँ पे 40 लाख की आबादी थी और इसमें से 68% आबादी तब भी मुस्लिमों की थी। बात फिर आई बंटवारे की 1947 की। तो उस वक्त हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना। और कहते हैं कि जब पाकिस्तान बना तब कायदे आजम जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, उन्होंने ये कहा था कि कश्मीर को पाकिस्तान के साथ जाना चाहिए। और तर्क ये दिया था उस वक्त, एग्जाम्पल ये दिया था कि जैसे गुजरात के जूनागढ़ में हिंदुओं की तादाद ज्यादा है, तो उसे इसलिए गुजरात को जो है वो हिंदुस्तान को दे देना चाहिए। उसी तरह कश्मीर में मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, इसलिए कश्मीर को मुसलमानों को दे देना चाहिए। लेकिन राजा हरि सिंह उस वक्त इस चीज के लिए तैयार नहीं थे। और कहते हैं कि राजा हरि सिंह उस वक्त ये चाहते थे कि वो एक आजाद कश्मीर की तरह उनकी अपनी रियासत चले। हिंदुस्तान में अलग अलग बहुत सारी ऐसी रियासत थी जिन्हें हमने फिर संघ के तौर पे मिलाया उनको हिंदुस्तान के साथ। तो उसमें उस वक्त एक कश्मीर भी रियासत थी। तो पाकिस्तान चाहता था कश्मीर उसके साथ जाए क्योंकि मुस्लिम की आबादी ज्यादा है। हिंदुस्तान चाहता था कि कश्मीर हमारे साथ रहे। लेकिन फैसला लेना था आखिरी राजा हरि सिंह को। और राजा हरि सिंह तब तक ये थे कि नहीं, हम एक आजाद रियासत के तौर पर रहेंगे
और वो भारत के साथ विलय करने से कतरा रहे थे। इसी बीच में 47 में बंटवारा हो गया और अगस्त के बाद अंग्रेज भी चले गए। अब जब अंग्रेज चले गए तो विलय की कोशिशें और ये सारी चीजें अधूरी रह गई और दूसरे हफ्ते में अंग्रेजों के जाने के बाद अब सारी चीजें फिर भारत और पाकिस्तान की ही ऊपर आ गई कि ये क्या चाहते हैं, क्या होगा। पर हरि सिंह तैयार नहीं थे भारत के साथ विलय करने के लिए। इसी बीच में क्या हुआ कि जो आजादी मिली हमें 15 अगस्त 1947 की, उसके ठीक 9 हफ्ते के बाद ही पाकिस्तान बन चुका था। 22 अक्टूबर 1947 को अचानक कश्मीर में जिन्ना के इशारे पर कबायली हमला कर देते हैं और वो श्रीनगर पहुंच जाते हैं। और उनका मकसद ये था कि किसी तरह से कश्मीर को जबरन अपने साथ मिला लिया जाए, पाकिस्तान के साथ मिला लिया जाए, क्योंकि राजा हरि सिंह तैयार नहीं थे। और जब कबायली वहां पहुंचते हैं, ये कबायली बिल्कुल ही एकदम जंगली की तरह खूब लूट खसोट करते हैं। उस वक्त जितना मार काट मचा सकते थे, कहते हैं औरतों की, लड़कियों की अस्मत लूटी गई, इज्जत लूटी गई, मारा गया, लोगों के घरों को जलाए गए और हजारों बेकसूर कश्मीरियों का खून बहाया गया। और कबायलियों का ये पूरा जुल्म चलता रहा। अब इन कबायलियों की मदद कर रही थी पाकिस्तान की सेना, और पाकिस्तान की सेना जो है उस वक्त बेशक वर्दी में नहीं थी, लेकिन सारे हथियार, सारी चीजें कबायलियों को उन्होंने बढ़ावा दिया। और उसके बाद ये लोग वहां पे, उस वक्त पहली बार जिन्ना ने उन कबायलियों को और उनके साथ जो लड़ रहे थे मुजाहिदीन का नाम दिया था। और जब ये कबायली आए उसके बाद देखते ही देखते अचानक चूंकि ये हमला हुआ था, तो इन्होंने मुजफ्फराबाद और डोमेल शहर के एक बहुत बड़े हिस्से पे कब्जा कर लिया और श्रीनगर के करीब उरी तक पहुंच गए थे। अब एक तरफ जिन्ना कश्मीर पर कबायलियों से हमला करवा रहे थे, दूसरी तरफ कश्मीर की रियासत में बगावत पैदा करने के लिए पाकिस्तान ने एक और चाल चली। उसने जो वहां के मुस्लिम सैनिक थे जो राजा हरि सिंह की सेना में रियासत में कश्मीर के, उनको भड़काना शुरू कर दिया इस्लाम के नाम पर और बाकी चीजों के नाम पर। और उस कोशिश ये थी कि एक तरफ कबायली हमला कर रहे हैं, दूसरी तरफ राजा हरि सिंह की सेना में भी बगावत हो जाए, मुस्लिम एक तरफ हो जाए, हिंदू एक तरफ हो जाए। तो इसमें कुछ मुस्लिम जो है वो उस भड़काने में आ भी गए और वो राजा हरि सिंह के खिलाफ उन्होंने बगावत कर दी। और लगातार ये मार काट सब कुछ चलता रहा और ये सब कुछ पाकिस्तान के इशारे पर हो रहा था। अब हालात इतने खराब हो गए उस दौर में, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, 22 अक्टूबर 1947 को कबायलियों ने हमला किया था और धीरे धीरे करके वो मुजफ्फराबाद डोमेल शहर से होते हुए उरी तक पहुंच गए थे, वही उरी जिस पे अटैक हुआ था। तो जब ये हालात बेकाबू होते गए, और चूंकि ये एक आजाद रियासत है, हिंदुस्तान उस वक्त कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि हिंदुस्तान अलग मुल्क, पाकिस्तान अलग मुल्क और कश्मीर एक आजाद रियासत। तो हमारे पास वो पावर नहीं था कि हम घुस के उनकी मदद करें अनऑफिशियली, जब तक वो मदद ना मांगे। और चूंकि वो हमारे साथ उन्होंने विलय भी नहीं किया था, तो उस वक्त राजा, जब हालात इतने खराब हो गए और मार काट मच रहा था, हजारों लोग मारे गए, और फिर ये जो कबायली आए थे पाकिस्तान के इशारे पे, ये भी बेलगाम हो गए और इन्होंने फिर अंधाधुंध कोहराम मचा दिया। ऐसे वक्त में महाराजा हरि सिंह के सामने अब सिर्फ 3 रास्ते थे।
इन चीजों से बचने का कि पहला जो हो रहा है उसको होने दे, लूट खसोट के बाद वो चले जाएंगे या फिर जो भी जितनी जमीन छीनी है छीन लेंगे, जो बच गया वो उनके पास बचे। दूसरा ये था कि उन कबालियों से मुकाबला करें जो हमला जिन्होंने किया है और जो इस तरह से मारकाट मचा रहे हैं। हालांकि ये राजा हरि सिंह के लिए मुमकिन नहीं था क्योंकि उनके पास इतनी बड़ी तादाद में फौज और इतने असला बारूद और ये सारी चीजें नहीं थी। और तीसरा और आखिरी रास्ता ये था कि वो भारत से मदद लें और कश्मीर को बचा लें। भारत के साथ मुश्किल ये थी कि वो राजा हरि सिंह की मदद किस बिना पे करे, जब तक कि वो मदद ना मांगे। सैन्य कार्रवाई तब तक नहीं हो सकती थी जब तक कि विलय ना हो जाए। तो ये सारी उधेड़ बुन चलती रही, हालात खराब होते गए और अकेले मुकाबला कर नहीं पा रहे थे। तो आखिरकार राजा हरि सिंह ने लास्ट में ये फैसला किया कि वो इस हालात से निपटने के लिए भारत से बातचीत करेंगे, भारत से मदद लेंगे। 22 अक्टूबर 1947 को कबायलियों ने हमला किया था। 24 अक्टूबर तक वो उरी पहुंच चुके थे। अब कभी भी श्रीनगर पे धावा बोल सकते थे। ऐसे सिचुएशन में 25 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह श्रीनगर से जम्मू पहुंचते हैं, दिल्ली को खबर करते हैं। दिल्ली की नजर लगातार इन चूंकि हालात पे ठीक है मदद नहीं कर रहे थे लेकिन सारी चीजों पे लगातार नजर थी। 25 अक्टूबर को ये जम्मू पहुंचते हैं और 26 अक्टूबर को राजा हरि सिंह भारत सरकार के साथ बाकायदा कश्मीर के भारत विलय को लेकर संधि पत्र पर दस्तखत कर देते हैं। इस दस्तखत का मतलब ये था कि कश्मीर अब भारत का हिस्सा है। जैसे ही ये संधि पत्र पे दस्तखत किया जाता है, अब कश्मीर भारत की जिम्मेदारी है क्योंकि वो भारत का एक राज्य हो गया है। और कश्मीर के जो राजा हैं, जो उस रियासत के मुखिया हैं राजा हरि सिंह, उन्होंने बाकायदा मुआहदे पे इस संधि पे दस्तखत किया और कहते हैं कि हमलावर जब ये दस्तखत कर चुके थे तो श्रीनगर से सिर्फ 1 मील की दूरी पर थे। अब आगे कुछ भी हो सकता था। तो जब ये दस्तखत कर लिया तो भारत सरकार की जिम्मेदारी आ गई और फौरन भारत सरकार ने फैसला किया कि इन कबायलियों से निपटना होगा। और चूंकि सब कुछ आनन फानन में हो रहा है, एक तो पहाड़ी मोर्चा, जंगी सामान, चूंकि सप्लाई रास्ते पहाड़ी वहां पे पहुंचाना मुश्किल होता है, मैप की कमी, इन सारी चीजों के बावजूद भारतीय सैनिकों ने एक के बाद एक वो कश्मीर पहुंचते हैं और कबायली ठिकानों और पाकिस्तानी घुसपैठियों पर हमला बोल देते हैं। अब असली लड़ाई यहां से शुरू होती है। धीरे धीरे करके भारतीय सेना जो उरी से पहले तक जहां जहां कबायली घुस चुके थे, कब्जा कर चुके थे, वहां से उसको पीछे खदेड़ना शुरू करते हैं। वो पीछे हटते जाते हैं और कबायलियों से ये जो छीनी हुई जमीन थी वो हम वापस लेना शुरू कर देते हैं। एक एक चौकी, एक एक इंच जमीन के लिए तब लड़ाई होती है। उस वक्त पाकिस्तान की फौज कश्मीर में तब ये सोचकर आई थी कि ताकत के बूते पर एक राजा हरि सिंह उससे निपट लेंगे। उसे उम्मीद नहीं थी कि राजा हरि सिंह अचानक विलय कर लेंगे और भारत के साथ चले जाएंगे और भारतीय फौज जो है वो यहां पे आ जाएगी। तो इसलिए उनको अब यहां पे मार खानी पड़ी। करीब 8 महीने की जंग चलती है इसके बाद, अक्टूबर के बाद, 26 अक्टूबर के बाद, और 8 महीने ने बल्कि उससे कुछ कम महीने, 2/3 कश्मीर पर भारत फिर से कब्जा कर चुका होता है
और भारतीय की जो सेना है वो जीत का परचम लहरा देती है, जो जो चीजें कश्मीर जो पाकिस्तान और काबैली अपने पास ले गए थे। और ये फिर भी लड़ाई छिटपुट चलती रहती है। पूरे 1 साल 2 महीना और 1 हफ्ते तक ये लड़ाई चलती है, कबायलियों, पाकिस्तानी सेना और भारतीय सेना के बीच। 1 साल 2 महीने और 1 हफ्ते। और इसके बाद ये लड़ाई खत्म होती है, क्योंकि मसला अब कश्मीर का संयुक्त राष्ट्र में, यूनाइटेड नेशन में पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद 5 जनवरी 1949, 5 जनवरी 1949 को सीज फायर का ऐलान होता है यूएन की अगुवाई में। और इस सीज फायर में यह तय होता है कि जो इस वक्त सेना, मतलब 5 जनवरी 1949 को जो सेना जहां पर है, जिस हिस्से में है, वो उसका है और उसे ही युद्ध विराम रेखा माना जाएगा, युद्ध विराम रेखा। मतलब 5 जनवरी 1949 को जो जिस जगह पर है, जो जिसके कब्जे में है, वो उसके कब्जे में माना जाएगा और युद्ध विराम रेखा माना जाएगा उसको, जिसको बाद में हम लोग आसान जुबान में कहते हैं एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। पाकिस्तान के साथ कई हमारी सीमाएं लगती हैं, बॉर्डर लगती हैं, लेकिन एलओसी सिर्फ जो है वो कश्मीर में है, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये यूएन की वजह से फिर ये हुआ कि जो जहां पे हैं, और जब युद्ध विराम जब हुआ तो वो एलओसी कहलाएगा, लाइन ऑफ कंट्रोल कहलाएगा। इस तरह जब ये चीजें हो गई, हालांकि इस पे कई बहस होती है 5 जनवरी 1949 को कि अगर हम ना करते तो शायद जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है वो भी हमारे हिस्से में होता, थोड़ी देर और हम लड़ते। लेकिन उस वक्त के हालात कुछ और थे, नई नई आज़ादी मिली थी, हमारे पास सारे असलहे से लेके बाकी चीज़ों की पूरी तैयारी नहीं थी, और हुकूमत करना, शासन चलाना, सेना, ये सारी चीज़ें, इन सब में हम नए थे, तो शायद और भी कुछ अड़चने थी। लेकिन खैर 1 साल 2 महीना 1 हफ्ता और 3 दिन के बाद जब ये जंग रुकी और यूएन के साथ समझौता हुआ, लाइन ऑफ कंट्रोल खींची, तो कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, जिसे आज हम लोग पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। और उसमें जो है गिलगिट, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, बालिस्तान शामिल है। जब कबायलियों ने हमला किया था तो ये गिलगिट और बाल्टिस्तान जो है ये हमारे पास था, मतलब राजा हरि सिंह के पास था। ये 2 चीज हम लोग नहीं ले पाए, और इस तरीके से फिर कश्मीर के टुकड़े हो गए। जो हमारे हिस्से में आया वो हमारे हिस्से में आया, बाकी जो उस वक्त जो सिचुएशन था उस दिन का, तो पाक अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। अब ये लड़ाई खत्म हो गई। इसके बाद हिंदुस्तान के साथ कश्मीर का विलय हो गया, हम मिल गए, सब कुछ हो गया। लेकिन पाकिस्तान ने तब भी, उसके बाद भी कश्मीर को चैन से कभी रहने नहीं दिया, क्योंकि उसके मन में यह था कि कश्मीर को हमें पूरा लेना है। और यही वजह है कि वो लगातार फिर उसके बाद इस तरह की हरकतें करता रहा कि किस तरीके से कश्मीर को अपने कब्जे में ले। अब उसके लिए जो पाकिस्तान ने किया, 48 में जंग, 65 में जंग, 71 में जंग, ये 3 लड़ाई लड़ी हमने। तीनों में पाकिस्तान की हार हुई और फिर भी पाकिस्तान नहीं सुधरा। कश्मीर को लेकर उसकी जो पूरी कोशिश थी वो जारी रही। इधर कश्मीर में इस दौरान में लगातार चीजें बदलती रहीं। उसके बाद कश्मीर नॉर्मल हुआ, शांत हुआ,
और कुछ चीजों के साथ कश्मीर में अपनी सरकार चलती रही, लेकिन आतंकवाद और अलगाववाद तब नहीं था। कहते हैं कि जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने, अच्छा जब राजा हरि सिंह की बात थी कि जब विलय वाली बात और इसके बाद ये सब जंग खत्म हो गई, तो उस वक्त वहां के माहौल इतने अच्छे और सौहार्दपूर्ण थे कि मुस्लिम आबादी ज्यादा थी, हिंदुओं की आबादी कम थी। उसके बावजूद जो वहां के मुस्लिम थे वो भी चाहते थे कि कश्मीर भारत के साथ चला जाए, कश्मीर भारत में मिले। और इसकी आवाज जो वहां के कश्मीर के बड़े मुसलमान थे वो हमेशा उठाते थे। और ये चीज पाकिस्तान को पसंद नहीं थी। पाकिस्तान की तमाम हरकतों के बाद, 3 जंग हारने के बाद, कश्मीर फिर भी नॉर्मल रहा और करीब 40 साल तक, मतलब ये 47 में सब कुछ हुआ, 3 जंगें हुई, लेकिन उसके बाद भी कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कोई वहां आतंकवादी और टेररिज्म सब कुछ हो। सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। धीरे धीरे वहां चुनाव हुए, सरकारें आई, कश्मीर डेवलप हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन 1987 में कश्मीर पहली बार अलगाववाद और आतंकवाद की तरफ गया था। हालांकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि कश्मीर के आतंक और अलगाववाद की जो बुनियाद पड़ी थी वो पड़ी थी जब जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जिसको अब JKLF हम लोग कहते हैं, जब इसका गठन हुआ था 1977 में, अमानुल्लाह खान ने JKLF का गठन किया था। और एक नाम याद होगा आप लोगों को, मकबूल भट्ट। इसकी जो स्थापना की गई थी वो इंग्लैंड में की गई थी। और भट्ट जो है इसके साथ जुड़ा हुआ था, मकबूल भट्ट। और इस JKLF का मेन जो मकसद था 1977 वो ये कि आजाद कश्मीर, जो 47 में हालत थी कि कश्मीर किधर जाए, राजा हरि सिंह ने समझौता कर लिया, ये वापस फिर से पहली बार इसकी सुबुगाहट 77 में उठती है और इसके लिए JKLF का गठन होता है। और मकबूल भट्ट इस आजाद कश्मीर की मांग को लेके पहली बार एक टेरर की कार्रवाई करता है। और वो 1971 में इंडियन एयरलाइंस का एक प्लेन हाईजैक करता है और भारत पे दबाव बनाता है। लेकिन इस हाईजैकिंग के बाद भारत के दबाव के चलते पाकिस्तान जो है मकबूल भट्ट को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन गिरफ्तारी के बाद 2 साल के बाद ही उसे छोड़ भी दिया जाता है। वो वापस कश्मीर आता है, लेकिन कश्मीर आते ही श्रीनगर पुलिस उसको पकड़ लेती है एक इंफॉर्मेशन की बिना पे, फिर उस पर मुकदमा चलता है। इधर वो जब जेल में था तब उसकी, मकबूल भट्ट की रिहाई के लिए JKLF एक इंग्लैंड में बर्मिंघम में हमारे एक एम्बेसडर थे रविंद्र महात्रे, उनको किडनैप कर लेती है और उनकी रिहाई के बदले में वो मकबूल भट्ट की रिहाई की डिमांड करती है। लेकिन सरकार मानती नहीं है और इसलिए बाद में रविंद्र महात्रे को मार दिया जाता है। रविंद्र महात्रे की मौत के बाद जाहिर सी बात है भारत सरकार इसका बदला लेने के लिए और एक मैसेज देने के लिए फिर मकबूल भट्ट के खिलाफ कार्रवाई में तेजी आती है मुकदमे में। और 11 फरवरी 1984 को 11 फेब 1984 को मकबूल भट्ट को तिहाड़ जेल में फांसी दे दी जाती है।
कहते हैं कि 84 में जब मकबूल भट्ट को फांसी दी गई, तो अभी तक JKLF का जो गठन हुआ था, चूंकि लंदन में हुआ, इंग्लैंड में हुआ, तो वो सारी चीजें बाहर बाहर थी। कश्मीर के अंदर आम कश्मीरियों को लेकर कोई इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था, और ये लगा था कि ये मामला इस तरीके से खत्म हो जाएगा। लेकिन 84 में मकबूल भट्ट की फांसी के बाद पहली बार कश्मीर घाटी में सुबुगाहट आती है, और धीरे धीरे फिर ये आवाजें उठती हैं। लेकिन अगले 3 साल तक फिर भी सब कुछ नॉर्मल और शांत रहता है। इसी बीच में 1987 में कश्मीर विधानसभा का चुनाव होता है, और उस चुनाव में कुछ बड़े नेता हार जाते हैं। जो नेता हारते हैं वो इल्जाम लगाते हैं कि चुनाव में धांधली हुई थी। तब जो मुख्यमंत्री थे वो फारूक अब्दुल्ला थे। तो ये इल्जाम लगाते हुए कि चुनाव में धांधली हुई, जानबूझकर धांधली हुई है, ये जो हारे हुए नेता थे पहली बार ये हथियार उठा लेते हैं। हथियार उठाने के बाद अब इनको फिर पाकिस्तान जो है वो सपोर्ट करना शुरू कर देता है, और यहीं से अलगाववाद और आतंकवाद पहली बार 1987 में कायदे से कश्मीर में शुरू हुआ। बहुत सारे लोग बेगुनाहों को उस वक्त मारा जाता है, कश्मीर की फिर आजादी का नारा बुलंद होता है। और इसी दौरान में हालात और खराब होते हैं जब 1990 में अचानक कश्मीर घाटी में और कुछ जगह पे पर्ची बांटे जाते हैं, और अब पाकिस्तानी जो सेना है और बाकी है वो आतंकवादियों को ब्रेन वॉश करती है, मुजाहिदीन बनाती है और भेजती है। और जब वो कहा जाता है कि कश्मीर घाटी से तमाम जो हिंदू हैं वो कश्मीर को छोड़ दे वरना उन सबको मार दिया जाएगा, उनको 90 दिन का वक्त दिया जाता है। उसके बाद बहुत सारे हिंदुओं को मारा जाता है, इज्जतें लूटी जाती हैं, घर पैसे ये सारी चीजें लूट ली जाती हैं। तो इसके बाद हालात खराब होते हैं। फिर वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है जो कि 1996 तक लगा रहता है। अब कश्मीर में पूरे जो हालात ये जो हुए, एक्चुअली इसके पीछे में कि फिर अलगाववाद और ये सारी चीजें कहां से आई, और शुरुआत 1987 में चूंकि चुनाव में जो हारे उन्होंने इल्जाम लगाया। लेकिन कहते हैं कि इसके पीछे की असली कहानी ये थी कि पाकिस्तान 3 जंग हिंदुस्तान से हार चुका था, 48 हो, 65 हो, 71 हो, करगिल भी लास्ट जो अगर हम जोड़े, तो पाकिस्तान को यह लग गया था कि सीधी लड़ाई में हिंदुस्तान से जीतना उसके लिए नामुमकिन है। तो जब सीधी लड़ाई में जीत नहीं सकते तो कश्मीर कैसे हाथ आए। तो पाकिस्तान ने फिर पहली बार 19 कहते हैं कि ये मकबूल भट्ट की फांसी के बाद एक नई चाल चली। उसने कहा अपनी फौज और भारतीय फौज के आमने सामने की लड़ाई की बजाय कश्मीर में जहर बोया जाए, कश्मीरी लोगों को भड़काया जाए और अपने यहां से मिलिटेंट और जो इस तरह के ग्रुप है उनको तैयार किया जाए और उनसे कश्मीर में उथल पुथल करवाया जाए, ताकि कश्मीर के आम लोगों को अपने साथ जोड़ा जाए और कश्मीर में ऐसे हालात पैदा कर दिए जाए कि उसके नाम पे हम इंटरनेशनल पे जाके देखो कश्मीर में जुल्म हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं, तो कश्मीर को या तो अलग कर ले या अपने साथ करा ले। तो 3 जंग हारने के बाद पाकिस्तान ने सीधी लड़ाई तो लड़ी नहीं, उसने पैतरा ये अपना लिया कि फिर उसने आतंकवाद के जरिए कश्मीर में उथल पुथल करना शुरू कर दिया और इसके लिए उसने फिर आतंकवादियों को घाटी भेजना शुरू किया और ये सिलसिला आज 2019 तक जारी है। पाकिस्तान की कोशिश यही है कि अब वो ऐसे लोगों के जरिए कश्मीरी लोगों को, जो लोकल लोग हैं, उनका ब्रेन वॉश कर, जो उसके आतंकवादी संगठन है उनको तैयार कर, अपने फौज, अपनी खुफिया एजेंसी ISI, ये सारी मदद उनकी तरफ से मिलती है। इन लोगों को घाटी में भेजा जाता है और इनको जो है तैयार किया जाता है कि तुम जाकर कश्मीर में उथल पुथल करो और वहां पे
हालात जो है कभी अमन का ना हो, सुकून का ना हो, तुम ऐसे काम करो। तो कायदे से देखें तो 40 साल तक कश्मीर में कोई इशू नहीं रहा। 1947 25 अक्टूबर जब हमारा संधि हुआ और जब कश्मीर भारत के साथ विलय हुआ, 1947 से लेकर 87 तक, 87 में जब इस चुनाव के नाम पे विधानसभा की धांधली हुई और कुछ नेताओं ने हथियार उठाए, उसके बाद पाकिस्तान ने उनकी मदद की और फिर पाकिस्तान ने अपनी आर्मी या आमने सामने की लड़ाई लड़ने की बजाय वो कश्मीर में आतंकवादियों की आड़ में खूनी खेल खेल रहा है और लगातार खेल रहा है। और यही वजह है कि चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, इन सारे ऑर्गेनाइजेशन का, इन सारे आतंकवादी संगठनों का जो गठन है, जो इनका जन्म हुआ है, वो कश्मीर के नाम पर ही हुआ है और ये सब कश्मीर के नाम पे ही लड़ रहे हैं। और इन सब की कोशिश एक ही है कि कश्मीर में कभी शांति ना हो और इसी तरह उथल पुथल करके वो अपना फायदा उठाएं। और ये सिलसिला आज 2019 में भी जारी है। तो ये थी पूरी कहानी कश्मीर के जन्म से लेकर कश्मीर के उथल पुथल तक। और इसमें बहुत सारे, जाहिर सी बात है कि अलग अलग फेजेस आए और कहते हैं कि इतने सालों में, करीब पिछले 30 सालों में 5000 से ज्यादा हमारे जवान वहां पे शहीद हुए हैं, सिविलियंस की बहुत मौत हुई है और इकोनॉमी का बहुत नुकसान हुआ है। बीच में कुछ ऐसे दौर आए थे जब कश्मीर एक तरफ फिर से शांति की तरफ लौट रहा था, लेकिन पाकिस्तान कभी ये नहीं चाहता है कि कश्मीर में जो है वो अमन हो या कश्मीरी जो है वो हिंदुस्तान के साथ रहें। तो वो उनको बरगलाने की, उनको भड़काने की, उनको जिहाद के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, आज़ादी के नाम पर भड़काता रहता है। और यही उसकी कोशिश है जो आज भी जारी है। वो कभी हमें उरी की शक्ल में, कभी पठानकोट की शक्ल में, कभी मुंबई अटैक की शक्ल में, कभी पुलवामा की शक्ल में हमेशा हमारे सामने आता रहता है और इस तरह के हमले होते रहते हैं। तो ये थी कहानी। अब इससे जुड़ी हुई जो भी चीजें होंगी, और मैं आसिम से कहूंगा इसी से जुड़े हुए जो सवाल हो वो बताओ। सर अर्नव है, वो बोल रहे हैं क्या कश्मीर का मुद्दा रेफरेंडम करवा के हल नहीं कर सकते हैं? कश्मीर का मुद्दा रेफरेंडम करा के हल नहीं कर सकते हैं। देखिए ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसमें यही है कि ये भी एक ऑप्शन दिया गया था, लेकिन कश्मीर का मसला एक्चुअली सिर्फ रेफरेंडम के बल पे, यहाँ पे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ईमानदारी से रेफरेंडम भी हम लोग कराएं, और ये मालूम है मुझे कि कश्मीर की आप अगर आम लोगों से बात करने ज्यादातर, तो वो हमेशा कहते हैं कि जो हिंदुस्तान है बहुत अच्छा है और यहाँ तरक्की है, सब कुछ है, तो वो पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान इसमें फिर कुछ गड़बड़ करेगा और पाकिस्तान जो वो नहीं चाहेगा कि ये सारी चीजें ईमानदारी से हो, तो ये फिर जो है वो मसला अटकेगा। सर एक शानिया जी हैं, वो बोल रही हैं कि सर इंडिया और पाकिस्तान की जो आर्मी है वो क्या बात करके आपस में इसको नहीं सुलझा सकती? देखिए आर्मी बात करके सुलझा सकती तो आज 72 साल तो हो गए, अभी तक तो हुआ नहीं है। 3 जंग लड़ी जा चुकी है, करगिल अलग हुआ है, खून खराबा अलग चलता रहता है। तो बातचीत करके उस मसले को सुलझाया जा सकता है जिसके सुलझाने की आपकी नीयत हो। पाकिस्तान की नीयत कभी भी नहीं है कि कश्मीर मसले को सुलझाए, क्योंकि पाकिस्तान सिंपल से एक लाइन है उसका कि वो कश्मीर से अपने आप को अलग करता ही नहीं है। तो फिर आप क्या बातचीत करेंगे? जाहिर सी बात आप कहेंगे कि ये कश्मीर हमें दे दें, तो हम तो दे नहीं सकते, क्योंकि और ये कानूनी तौर पे भी आप जाए, राजा हरि सिंह जो कश्मीर रियासत के राजा थे, जिनके डोगरा राजपूत वंश से वो आते हैं और कई 100 साल से उनका वंश वहां पे राज कर रहा था, अगर वो भारत के साथ विलय कर जाते हैं और हुआ है,
तो फिर किस बलबूते पे इस चीजों से हम पीछे हट सकते हैं? सर गौतम पंत है, हाँ, वो बोला ये लोग कैसे बॉर्डर क्रॉस करते हैं इजीली, और हमारे इंटेलिजेंस को कैसे पता चलता है कितने लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया है, और अगर इतना पता चल जाता तो वो उन्हें उस टाइम पे क्यों नहीं रोका? देखिए गौरव साहब, ये बड़ा जो है ना, हम लोगों को यहाँ बैठ कर के लगता है कि बॉर्डर कैसे पार कर जाते हैं, सीमा के, ये मेरे मन में भी बहुत सवाल आता है। तो मैं कई बार कश्मीर गया, मैं उस सरहद पर भी गया, जो एलओसी है वो भी देखा और सब कुछ देखा। पूरा जो आप अगर भौगोलिक हालात देखें कश्मीर की पूरी और जो एलओसी की, तब तो एलओसी पे बहुत सारी फेंसिंग और सारी चीजें, हाईटेक चीजें सब कुछ आ रही हैं, लेकिन कश्मीर की जो बनावट और बसावट है और जिस तरीके से वहाँ पहाड़ी और सारे दर्रे और जो रास्ते हैं वो इतने मुश्किल हैं कि पूरी जो एलओसी की जो पूरी जितने दायरे में आता है वहां पे के चप्पे चप्पे पे नजर रखना बड़ा मुश्किल काम होता है। कई बार मौसम आपके खिलाफ होता है, भारी बर्फबारी ऐसी होती है कि उसमें सब कुछ छुप जाता है। और एक ये भी कहते हैं कि बर्फबारी का फायदा उठाकर भी जो आतंकवादी हैं वो सरहद पार करते हैं, बाकायदा उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो कोशिश हमारी तमाम होती है एलओसी की पे पैनी नजर रखना सब कुछ, लेकिन वो इतने मुश्किल हालात होते हैं वहां पर, ऐसे ऐसे रास्ते होते हैं कि वहां के हर चप्पे पे, हर चीज पे पैनी नजर रखना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। और उसी का फायदा और कई बार मौसम का फायदा आतंकवादी उठाते हैं और सरहद पार कर जाते हैं। सर अशोक जी हैं, हाँ। वो बोल रहे हैं 1947 में जब पार्टीशन हुआ था उस टाइम पे क्या जिन्ना को इससे ज्यादा पाकिस्तान कश्मीर तब नहीं मांग सकते थे जो अब लड़ाई कर रहे हैं? जब देखिए भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उस वक्त एक चीज थी जो है ना कि आबादी के हिसाब से सब कुछ हो। तो जब जिन्ना ने कश्मीर की मांग की थी तो हालांकि उस वक्त ये इसलिए अजीब चीज थी क्योंकि कश्मीर एक रियासत अलग, जिसके राजा हरि सिंह राजा थे और राजा हरि सिंह को ये फैसला करना था। उसमें यहाँ पे एक चीज हमें ये देखना चाहिए कि 1947 से पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान सब एक था। 47 के बाद अब दो टुकड़े हो गए, एक हिंदुस्तान एक पाकिस्तान और तीसरा एक छोटा सा टुकड़ा कश्मीर। लेकिन कश्मीर एक आजाद रियासत, उसका कोई मतलब नहीं था और कश्मीर अलग था बिल्कुल। तो वहां के राजा को तय करना था कि मुझे पाकिस्तान के साथ जाना है या मुझे हिंदुस्तान के साथ जाना है, और राजा हरि सिंह ने तय किया कि हिंदुस्तान के साथ जाना है। तो अब उसमें अगर जिन्ना ये जिद करें कि नहीं ये हमें चाहिए, जो जिसकी चीज है जब वो देने को तैयार नहीं है तो आप उससे जिद करके या उससे जबरदस्ती नहीं ले सकते। और वही चीज हुई, राजा हरि सिंह ने कहा हम नहीं जाएंगे। हालांकि राजा हरि सिंह शुरू में हिंदुस्तान के साथ भी नहीं आना चाहते, वो चाहते थे कि एक आजाद रियासत बनी रहे, लेकिन वो मुमकिन भी नहीं था। लेकिन तब हिंदुस्तान ने ऐसा कुछ नहीं किया कि राजा हरि सिंह को दबाव डाला जाए, फोर्स किया जाए, जुल्म किया जाए या अटैक कर दे, जैसे पाकिस्तान ने कबायलियों के जरिए हमला कराया। और वो हमला करा के कायदे से देखें तो पाकिस्तान ने बहुत अपने ही हिसाब से एक बड़ी गलती भी कर दी कि उकसाया, और उस वक्त उकसाया। फिर राजा हरि सिंह को लगा, उन्होंने कहा कि नहीं हमारे लिए तो हिंदुस्तान अच्छा है, और इसलिए उन्होंने हिंदुस्तान के साथ विलय किया। सर राजीव शर्मा जी बोल रहे हैं कि इन आतंकवादियों को फंडिंग कौन करता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो खुद खाने के लाले पड़े हुए हैं, वो आतंकवादियों को कैसे पैसे दे सकते हैं? देखिए ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के पास, ये हम लोग जो बताते हैं पाकिस्तान के खाने के लाले पड़े हुए सब कुछ चीज है। पाकिस्तान की आर्मी का बजट उठाइए, पाकिस्तान के डिफेंस का खर्च उठाइए, आज भी उतना ही है, बल्कि हर साल बढ़ता ही जाता है। तो पाकिस्तान के पास पैसे हैं, लेकिन वही है कि वो बम के लिए हैं, सेना के लिए हैं, आतंकवादियों के लिए हैं, उनको कश्मीर भेजने के लिए हैं, फंडिंग करने के लिए हैं। तो ये सारी चीजें हैं। हाँ, लोगों को रोजगार देने के लिए नहीं है, डैम बनाने के लिए नहीं है, सड़क के लिए नहीं है, बिजली के लिए नहीं है, पानी के लिए नहीं है।
तो ये एक अजीब चीज है कि एक मुल्क वो खुद तय करता है कि मुझे तरक्की के रास्ते पे जाना है या सिर्फ जंगी सामान जुटाना है। तो हालात इसीलिए वहां के खराब, उनका डिफेंस का बजट इतना ज्यादा है कि बाकी चीजों पे जो बेसिक लोगों को सुविधाएं चाहिए वो नहीं है। तो फंडिंग बुरे कामों के लिए फिर पैसों की कमी नहीं है, वो पैसे मिल रहे हैं। फिर इसके अलावा कई और मुल्क हैं जो मदद करते हैं इन चीजों के नाम पे, कश्मीर के नाम पे, जिहाद के नाम पर, तो वहां से भी पैसे आते हैं। सर, अडोल्फ हिटलर का क्या अकाउंट है? पेड क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि स्टोन पेल्टर्स का क्या इलाज हो सकता है? इसका इलाज आर्मी कर सकती है या सिस्टम? स्टोन पेल्टर्स का क्या इलाज होता है, इस पे मैंने कल परसों भी आपसे बात की थी कि देखिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती माँ बाप की। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें इंडियन आर्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें बाकायदा उन्होंने कहा था कि ये कश्मीर में खासतौर पे माओं का बहुत बड़ा रोल होता है। वहां के जो बच्चे अपने माँ के बहुत करीब होते हैं बाप के मुकाबले। तो अगर हर माँ अपने बच्चों को समझाए, सही रास्ता दिखाए, तो शायद ज्यादा असर होगा। तो आज आर्मी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें बाकायदा कश्मीर के हर माँ से अपील की गई थी कि वो अगर उनके कोई बच्चे भटक गए हैं तो उनको वापस घर बुलाए। अगर उन्होंने हथियार उठा लिए हैं तो उनसे हथियार रखकर वापस मेन स्ट्रीम में लाएं, बल्कि सेना में भी भर्ती कर सकते हैं, और भी बहुत सारी स्कीम है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते हैं और हथियार हाथ में है उनके, तो फिर सेना के पास मजबूरी है, उनको मारने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। तो ये अपील भी है, कोशिश भी है कि भटके हुए, ऐसे बहुत सारे लोग भटके हुए लौटे हैं। आपको याद होगा अभी हाल में ही एक जो ये 26 जनवरी परेड के दौरान एक को बाकायदा वीरता और वीर चक्र भी मिला था, जो एक कश्मीरी एक टेररिस्ट आतंकवादी बाद में सब कुछ छोड़कर उन्होंने सेना ज्वाइन किया, फिर शहीद हुए। तो ऐसी मिसालें भी हैं। तो वही है कि कश्मीर के माँ बाप का ज्यादा फर्ज है कि वो अपने बच्चों को इस तरह की चीजें से दूर रखें, उन्हें समझाएं और उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करें। सर, जयेश गढ़वी जी हैं, वो बोल रहे हैं सर इमरान खान की आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके ऊपर आपको क्या कहना है? मैंने गढ़वी साहब शुरू में ही बोला था इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, उन्होंने ये कहा था कि अगर मुझे सबूत दिया जाए तो मैं कार्रवाई करूंगा। बड़ा एक सिंपल सा इसका ये है कि उनका ये था कि जो पुलवामा में अटैक हुआ, वो जो आदिल अहमद डार था वो लोकल कश्मीरी पुलवामा का रहने वाला है, तो वो हिंदुस्तानी है, तो हिंदुस्तान ने कि इसमें पाकिस्तान का रोल नहीं है। लेकिन अब यहीं पे एक सवाल पलट के मैं कहता हूं कि डार ने जिस दिन ये किया, पुलवामा में सब कुछ हुआ, उसके कुछ घंटे के बाद ही जैश मोहम्मद ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके क्लेम किया था कि ये पुलवामा अटैक हमारा है, हमारे आतंकवादी ने किया। तो बेशक यहां से गाड़ी चलाकर सीआरपीएफ के जवानों के बस से टकराने वाला लोकल कश्मीरी था, लेकिन उसको तैयार करने वाला कौन था? पाकिस्तान में बैठा जैश मोहम्मद था। वो जो कामरान गाजी, जो मास्टरमाइंड, जो आईडी का एक्सपर्ट, वो पाकिस्तानी नेशनल है। तो डार को ट्रेनिंग किसने दी? आईडी और ये सारी चीजों की उसने दी। और जब वो कल ऑपरेशन में मारा गया कामरान, तो फिर इसकी भी जो पुष्टि है वो किसने की? तो जैश ने माना कि हाँ हमारा चीफ ऑपरेशन कमांडर मारा गया ऑपरेशन में। तो ये कहना है कि ये सिर्फ एक डार के नाम पे, अब सवाल ये कि डार तो एक मोहरा था। असली जो डार को टेररिस्ट बनाया, उसका ब्रेन वॉश किया, उसके साथ उसके हाथ से ये काम कराया, वो पाकिस्तान में बैठे हुए आकाओं ने कराया। उन्होंने अपने भेजे हुए कमांडर के जरिए ये सारी चीजें कराई। तो आप जैश मोहम्मद के इस क्लेम को नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं कि पुलवामा अटैक हमारा काम है, और जबकि वो आपके बहावलपुर में पाकिस्तान में बैठा हुआ है? तो ये चीजें फिर जस्टिफाई नहीं होती हैं। आपको कायदे से, अच्छा ये भी पता है कि मसूद अजहर हो, हाफिज सईद हो, सैयद सलाउद्दीन हो, दाऊद इब्राहिम हो, ये लोग अच्छे लोग नहीं है, शरीफ लोग नहीं है, ग्लोबली टेररिस्ट डिक्लेयर हैं, किसी के ऊपर $10 मिलियन का इनाम है। तो ऐसे लोगों को तो अगर आपके सामने तो उठा के
कम से कम इतना तो कर सकते हैं अपना चेहरा छुपाने के लिए कि इन लोगों को जेल में ही डाल दीजिए। लेकिन ये खुलेआम घूमते हैं, रैलियां करते हैं, चुनाव में प्रचार करते हैं, तो फिर आपके इस बयान का कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ ये है कि शायद पाकिस्तानी फौज या आईएसआई के दबाव में ऐसे बयान दिए गए, वरना मुंबई अटैक के भी सारे डोजियर से लेके कसाब का स्टेटमेंट तक है, और कसाब कहाँ का है, किस जगह का है, किस गांव का, उसके माँ बाप कौन है, ये दुनिया को बताने की जरूरत नहीं, इसके सारे प्रूफ दिए जा चुके हैं। तो जब सारे इतने पुख्ता सबूत हैं, तो आज तक कसाब के बाद हाफिज सईद का क्या किया? कुछ नहीं किया। हाफिज सईद ने तो बल्कि उल्टे पाकिस्तान में आम चुनाव ही लड़ लिया था। तो इतने सारे पुख्ता सबूत देने के बाद भी कार्रवाई हुई नहीं, तो मुझे लगता है कि अब और सबूत देने के बाद भी होगा क्या। और आपको सबूत की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके मुल्क से ही बैठा हुआ एक शख्स प्रेस रिलीज जारी करके कह रहा है कि पुलवामा में जो कुछ हुआ वो जैश ए मोहम्मद ने किया, और बड़े गर्व से कह रहा है। तो इतना ही काफी, आपको फौरन उसको उठा के अंदर कर देना चाहिए। सर मुल्तान जी हैं, वो बोल रहे हैं कि यूएन में सर जब हिंदुस्तान पाक के आतंकवादियों को बैन करने के लिए करता है तो चाइना अपना दोहरा मापदंड दिखाता है। वैसे वो भारत का दोस्त बनता है लेकिन पीठ पीछे ऐसा करता है। इस पे आपको क्या कहना? वैसे भारत का दोस्त बनता चाइना, ये मैं थोड़ा सा एग्री नहीं हूं, इसलिए कि चाइना कभी हमारा सच्चा और अच्छा दोस्त नहीं रहा। हाँ, बिजनेस करना उसको मालूम है, इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, मिडिल क्लास यहाँ पे सबसे ज्यादा है जो शॉपिंग करते हैं, खरीदारी करते हैं, और चाइना के लिए एक बड़ा बाजार है भारत। तो वो आर्थिक तौर पर, इकोनॉमिकली वो नहीं चाहता भारत को खोना, तो बीच बीच में वो अपना कुछ दिखाता है, लेकिन वो हमारा शुरू से कभी अच्छा और सच्चा दोस्त नहीं रहा, जैसे रशिया रहा है। तो और उसका पाकिस्तान के साथ ज्यादा उसकी नजदीकी रही है। तो वो जब भी ऐसी चीजें होती हैं, इसी मसूद अजहर को लेके जब भी हमने कहा कि उसको ग्लोबल टेररिस्ट और इसमें शामिल करें, तो चाइना जो है वो हमेशा पीछे हट जाता है और कभी सपोर्ट नहीं करता हमारी इन चीजों का। हालांकि आज फ्रांस ने कहा है कि वो इसको मसूद अजहर के खिलाफ बाकायदा वो रेजोल्यूशन लाएंगे और शायद यूएन और कहाँ जाएंगे। सर दीपिका तोमर जी हैं, वो बोल रहे हैं कि सर कश्मीर के मुसलमान बहक क्यों जाते हैं, क्योंकि कल जो आपने एक इस्लाम की परिभाषा बताई थी उसके हिसाब से उन्हें समझ में क्यों नहीं आता। ये बड़ा मुश्किल है इस सवाल का मेरे लिए जवाब देना कि कश्मीर के मुसलमान बहक क्यों जाते हैं, क्योंकि ऐसा भी नहीं है। कश्मीर में मैंने एक चीज देखी है, मैं बहुत घूमा हूं कश्मीर। कश्मीर में लिटरेसी रेट बहुत अच्छी है। वहां पे लोग ज्यादातर मतलब बहुत कम हैं जो शायद ना पढ़े लिखे हों, सब पढ़े लिखे हैं और अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं, और एजुकेशन वहाँ मेन है। मतलब गरीब हों लेकिन उनको स्कूल जरूर भेजते हैं, फैसिलिटी भी है स्कूल कॉलेज की। तो ऐसे पढ़े लिखे लोगों को अगर कोई इस तरह से ब्रेन वॉश करता है, भड़काता है, वर्गलाता है, और वो इतनी जल्दी उसकी बातों में आ जाते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। जबकि जो मैंने कल बताया था वो फिर आज मैं वही कह रहा हूं कि कश्मीर कायदे से उनका मुल्क है, और कश्मीर हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान उनका मुल्क है। तो फिर वो अपने मुल्क, अपने देश के खिलाफ कोई भी चीज कैसे कर सकते हैं, जबकि वो जिस इस्लाम से आते हैं, जिस मुसलमान अपने आप को कहते हैं, तो उसमें तो इस्लाम में ये कि आप अपने मुल्क से उतनी मोहब्बत करो जितनी आप अपनी आत्मा या रूह से करते हो। तो फिर आप उसके साथ धोखा कैसे कर सकते हैं। तो ये चीजें मुझे समझ नहीं आती कि इतनी आसानी से कैसे ब्रेन वॉश हो जाता है। और यही चीज मैं चूंकि कई बार ये सुना हूं, देखा हूं, बल्कि अफजल गुरु का जब मैं इंटरव्यू कर रहा था तब अफजल गुरु ने यही कहा था कि मेरा तब ब्रेन वॉश किया गया था मुझे इस्लाम और इसके नाम पे। और अफजल गुरु बीएससी मतलब और अच्छा है स्टूडेंट, और बीएससी की डिग्री थी अफजल गुरु के पास। तो आप सोचिए कि पढ़ा लिखा इतना शख्स, लेकिन वो भी उनके बहकावे में आ गया। और जिस समझ से परे की चीज है कि अचानक इतनी जल्दी क्यों बहक जाते हैं,
खासतौर पर इस्लाम और जिहाद के नाम पर। सर हरिओम चौबे हैं, ये बोल रहे हैं कि सर कि ताली दो हाथ से बजती है, हो सकता है कि कश्मीरियों के साथ कुछ ऐसा होता हो जिसकी वजह से वो गुस्से में आके हथियार उठाते हो, इस पे आपको क्या लगता है? नहीं, बीच में देखिए कई ऐसी खबरें आती हैं। अब जैसे मैं कल का एक एग्जांपल देता हूँ कि एक एनकाउंटर चल रहा था, यही जो कामरान और वो, कि पुलवामा से 14 किलोमीटर दूर घर में 3 आतंकवादियों के छुपे होने की खबर है, जिसमें 2 पाकिस्तानी हैं। वहां पे सेना, आपकी जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, एसओजी, इन सब का कंबाइंड ऑपरेशन चलता है। और इसी बीच में कुछ नौजवान आ जाते हैं और सेना का रास्ता रोकते हैं, पथराव शुरू कर देते हैं। अब इस ऑपरेशन में एक सिविलियन की भी मौत होती है। तो कई बार जब ऐसे हालात होते हैं तो उसमें कुछ सिविलियन की भी मौत होती है और नुकसान होता है। कई ऐसे खबरें भी आती हैं कि हाँ सिविलियन को कुछ टॉर्चर किया गया। मैं इसको बिल्कुल इनकार नहीं करूंगा कि ऐसा नहीं है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि कश्मीरियों के साथ टॉर्चर नहीं किया गया या उनके ऊपर जुल्म नहीं ढाया गया, लेकिन ऐसे कितने इंसिडेंट, इसका ये अच्छा चलिए आपको इससे वहां से बाहर निकलता हूं। आप मुझे हिंदुस्तान के एक शहर का नाम बताइए, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कहीं भी। हमेशा हम लोग कहते हैं पुलिस ने बड़ी ज्यादती कर दी, पुलिस ने उसको गलत उठा लिया, पुलिस ने उसके ऊपर झूठा केस लगा दिया है। कितने लोगों को, मतलब मैं अकेला ही कम से कम ऐसे 400-500 इंसिडेंट इस देश के, और जो मेरे पास ये फोन आते हैं और कई सिफारिश के भी कि पुलिस ये जुल्म कर रही है वो, तो ये होता है। और ये कहाँ नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है जब पूरे देश में हो रहा है। लेकिन अगर दिल्ली में किसी के साथ हो रहा है, या मुंबई में हो रहा है, या कोलकाता में हो रहा है, या पटना में हो रहा है, चेन्नई में हो रहा है, तो वो हथियार तो नहीं उठा लेते हैं। और इसका मतलब भी नहीं है कि आप हथियार उठाएं, कानून अपने हाथ में ले। जुल्म हो रहा है तो ठीक है, हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे, हम उसके लिए सही प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, हम अदालत जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, नीचे वाला नहीं सुन रहा ऊपर तक जाएंगे। जिनको हम चुन रहे हैं, जो हमारे एमएलए हैं, जो हमारे मिनिस्टर हैं, जो चीफ मिनिस्टर, हम उन तक जाएंगे। वो नहीं सुन रहा तो दिल्ली में जो बैठे हुए होम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर, हम उन तक जाएंगे। लेकिन ये हल नहीं है कि अगर 1-2 जुल्म हुआ तो हम सीधे हथियार उठा लें, हम आतंकवादी बन जाए। ऐसे तो फिर न कोई देश रहेगा, न समाज रहेगा, फिर तो जंगल राज होगा। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि वहां पे ऐसे नहीं हुए होंगे, बिल्कुल हुए होंगे ऐसे इंसिडेंट, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने देश के खिलाफ खड़े हो जाएं और हथियार उठा लें, आतंकवादी बन जाए। तो इन चीजों से बचना चाहिए। और फोर्सेस और तमाम इनको भी कई बार बीच में बाकायदा इनको ब्रीफ किया जाता है कि ऐसे सिचुएशन में आपको आम सिविलियन से, आम आवाम से कैसे निपटना है उनको। और इसीलिए कई बार ज्यादा नुकसान सेना को भी और वहां पे बाकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको उठानी पड़ती है, क्योंकि कई ऐसे हालात होते हैं कि आप गोली नहीं चला सकते, आप पत्थर का जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि उससे और माहौल बिगड़ेगा और लोगों में नफरत पैदा होगी। तो वो भी बहुत मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं। और कई बार ये होता है कि फोर्सेस के हाथ से भी गलत चीजें हो जाती हैं। लेकिन मेरा वही कहना है कि इसके लिए हल फिर ये नहीं है कि आप हथियार उठा लें। कानून अपने हाथ में लेना कहीं से भी किसी भी तरह से हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। सर अमन सिंह बोल रहे हैं कि सर अलगाववाद और हुर्रियत के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। हुर्रियत के बारे में मैं थोड़ी सी आपको मैंने असल में जानबूझ के रोका हुआ है, क्योंकि ये जो पूरा पार्ट था इसको लेकर मैं हुर्रियत के बारे में और थोड़ी सी और इन डेप्थ आपको एक अलग से सुनाना चाहता हूँ। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि अभी कुछ बोलूं और फिर वो बाद में बासी हो जाए। सर शमसवी जी पूछ रही है कि गौरव सावंत सर बाकी रिपोर्टर्स ऐसे एनकाउंटर वाली जगह पे जाकर रिपोर्टिंग करते हैं, आप भी कई बार ऐसी जगह पे गए, कि आप लोगों को डर नहीं? ऐसा नहीं, हम भी इंसान है, डर लगता है हालात से, लेकिन जिम्मेदारी है। और दूसरा पेशा यही है, ऐसी जगहों पे जाना, काम करना। और चूंकि आजकल तो हालात ऐसे खराब होंगे कि अगर कहीं इस तरह के ऑपरेशन होते हैं, एनकाउंटर होता है,
तो दो चीजें होती है, एक इनकाउंटर एक वक्त खतरा होता है और एक इनकाउंटर जब खत्म हो जाता है तब भी खतरा होता है। क्योंकि इनकाउंटर जब खत्म हो जाता है तो आजकल ये भी है कि जब टेररिस्ट और इन तरह के लोगों को लगता है कि अब वो फंस गए हैं, अब रास्ता नहीं है भागने का, मरना ही है, तो वो फिर ये जो RDX हो या बाकी बॉम्ब और ये सारी चीजें वो इस तरह से रखते हैं कि फिर बाद में कोई तलाशी हो या इस तरह का टाइमर फिक्स कर देते हैं कि ऑपरेशन खत्म हो गया, उसके बाद वो ब्लास्ट हो जाए। तो कई बार स्पॉट पे जो कुछ होता है पहले और बाद में भी, कई कई घंटे बाद भी एक सेम स्पॉट पे धमाका हो गया और उस चक्कर में कई लोग मारे गए, आम लोग भी मारे गए। तो रिस्क होता है, लेकिन काम है तो फिर वही वाली बात है कि जब आर्मी भी अपना काम कर रही है, पुलिस भी कर रही है, आप लोग भी अलग अलग फील्ड में अपना काम करते हैं, तो आपका फर्ज है, वैसे हम लोगों का फर्ज है कि जब जहां जैसे जरूरत होगी वहां जाना होगा, काम करना पड़ेगा। सर रितेश जी, इसी तरह से मैं उसको ये भी नहीं कहूंगा। मोहम्मद अजमल कसाब लाहौर के नजदीक उकारा एक जिला है, छोटा सा गांव कस्बा है, वहां पैदा होता है बेहद गरीब घर में। बाप जो है उसके वो रेहड़ी लगाते हैं फुटपाथ पे और उसी से कमाई, घर में बाकी बच्चों की परवरिश। गरीबी से उठा और बचपन से ही बुरी सोहबत में भी रहा। 2005 में वो अचानक अपना घर छोड़ देता है और शहर की तरफ निकल देता है। पहले लाहौर जाता है, फिर कराची जाता है और यूं ही भटकता रहता है, आवारागर्दी करता रहता है। जिंदगी में उसका कोई मकसद नहीं था, गरीबी, पढ़ाई लिखाई नहीं, पैसे नहीं। अब यहां से शुरू होता है एक दूसरा खेल। आमतौर पर जो आतंकवादी संगठन है वो ऐसे लोगों पे अपनी नजर रखते हैं जिनका एक तो दिमाग कच्चा हो, कच्ची मिट्टी की तरह, जो आप देखते हैं ना, जो कुम्हार जो बर्तन बनाता है मिट्टी का, तो जब मिट्टी का कच्ची और गीली होती है तो उसको आप कोई भी शेप दे सकते हैं। सेम ऐसे ही लोगों की तलाश होती है ऐसे आतंकवादी संगठन को जिहाद का जहर भरने के लिए, ताकि उनके दिमाग में आसानी से भरा जा सके। ऐसे कच्चे दिमाग और ऐसे लोग मेनली उनके टारगेट होते हैं। इस बात का मुझे एहसास जब अफजल गुरु का मैं इंटरव्यू कर रहा था तब हुआ था। अफजल गुरु ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि बार बार जब पार्लियामेंट अटैक के बारे में पूछा था, मैंने कहा कि उन लोगों ने हमेशा जिहाद का जहर भरा था कि ये करोगे तो ये होगा, जन्नत मिलेगी, तमाम चीजें। तो इसी दौरान में चूंकि पाकिस्तान में चाहे वो लश्कर हो, जैश हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, ये सारे खुलेआम काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, मदरसे की शक्ल में, स्कूल की शक्ल में। तो वो ऐसे लड़कों की तलाश में रहते हैं। तो वैसे ही कुछ लड़कों के जरिए अजमल कसाब लश्कर के संपर्क में आता है, उनके कांटेक्ट में आता है। लश्कर वाले उसको उठा के ले जाते हैं, फिर कहते हैं कि तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, आओ दीन के लिए कुछ करो, धर्म के लिए, मजहब के लिए करो और जिहाद करो। तो ये जिहाद वो शब्द है जो बहुत जल्दी लोगों को भड़का देता है। हालांकि जिहाद का असली मतलब ये नहीं है किसी को मारना, किसी की जान लेना। जिहाद बहुत ही दूसरी चीज है। जिहाद मतलब बुराइयों से लड़ना होता है, लेकिन उसका गलत पूरा इस्तेमाल, उसका मतलब ही, माने ही बदल दिए गए। तो लश्कर के संपर्क में आता है, लश्कर धीरे धीरे उसके जहन में जिहाद का जहर भरती है और उसके बाद उसकी ट्रेनिंग दी जाती है बाकायदा हथियारों को चलाने की, लड़ने की, मरने की, मारने की। और साथ में उससे कहा जाता है कि तुम ये सब जो करोगे तो इसके दो फायदे हैं। एक, तुम्हें जन्नत मिलेगी, जन्नत में हूरें मिलेंगी, खूबसूरत खूबसूरत परियां मिलेंगी, और यहाँ तुम्हारी जो माली हालत खराब है उसकी जिम्मेदारी हमारे, तुम्हारे बाद हम तुम्हारे घर वालों को इतने लाख रुपए देंगे और उनका ख्याल रखा जाएगा। तो फैमिली बैकग्राउंड, गरीबी, जिहाद, पैसे, हूर, जन्नत, ये सारी चीजें कसाब के जहन में भरी गई और उसके बाद उसकी ट्रेनिंग शुरू होती है। उधर लश्कर और उनके जो आका थे उनके दिमाग में कुछ और खुराफात चल रहा था, उन्हें मुंबई पे हमला करना था, तो उसके लिए उनकी टीम बनानी थी। तो बहुत सारे लड़कों की ट्रेनिंग के बाद
10 लड़कों को चुना जाता है और उन 10 लड़कों में से एक कसाब था। और इनको बाकायदा, कसाब का आप इंटरव्यू भी सुना होगा आपने, सारे चैनल पे है, यूट्यूब पे है, और बाद में इन्वेस्टिगेशन में भी आया। कसाब ने खुद भी एक्सेप्ट किया कि उसे कहा गया था कि मरने के बाद आपके जिस्म से खुशबू आती है, जन्नत मिलती है, जन्नत में हूरें मिलती हैं, यहाँ माँ बाप को पैसे भी देंगे वो लोग, तो इसलिए मैंने ये सब किया। तो 10 लोगों की टीम बनती है। उसके बाद बाकी की कहानी आपको पता ही है। वो मुंबई पहुंचते हैं, मुंबई पे हमला होता है, कसाब सी स्टेशन पे अंधाधुंध गोलियां चलाता है, और अलग अलग ये कुछ जो आपके ताज होटल, ओबराय, बाकी में आतंकवादी घुसे थे जहां जहां, उसके बाद मुठभेड़ चलती रहती। 10 में से 9 आतंकवादी मारे जाते हैं। इकलौता जिंदा कसाब था जो पुलिस के हाथ में आता है, और कसाब को भी गोली लगी थी, लेकिन कसाब को मुंबई पुलिस के कुछ जाबाज लोग थे जिन्होंने कसाब को जिंदा पकड़ा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैच था, क्योंकि आमतौर पे ऐसे फिदायीन अटैक या फिदायीन ऑपरेशन में आतंकवादी ये है कि लास्ट में खुद को मार लेते हैं, लेकिन कसाब के पकड़ने का एक इम्पोर्टेंट इसलिए था कि न सिर्फ उस पूरे ऑपरेशन के बारे में उसने जानकारी दी, उसने पाकिस्तान का पोल खोला और उसने बताया कि कौन कौन लोग थे, क्या क्या था, कैसे तैयार की। तो हमारी एजेंसी के लिए उसके जरिए दी गई जानकारी बड़ी कीमती थी। तो खैर कसाब जिंदा पकड़ा जाता है। उसके बाद कसाब अपना जुर्म भी कबूल कर लेता है। हालांकि पाकिस्तान लगातार मना करता रहा। उसने कहा हाँ, साजिश हमारी ज़मीन पे कुछ रची गई थी, लेकिन बाकी का कोई मतलब नहीं। उसने तो कसाब को पाकिस्तानी मानने से भी इनकार कर दिया, जबकि पाकिस्तानी टीवी चैनल, पाकिस्तानी मीडिया ने उस वक्त बड़ा अच्छा काम किया था। वो कसाब के गांव तक पहुंच गए और कसाब के फैमिली को ढूंढ लिया, और उन्होंने कसाब का पाकिस्तान से रिश्ता जो है वो इस्टेब्लिश भी कर दिया था। लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इस चीज़ को कभी ऑफिशियल माना नहीं। तो खैर कसाब की गिरफ्तारी के बाद मुकदमा चलता है विशेष अदालत में, और 6 मई 2010 को, ये 2008 का वाकया था जब कसाब पकड़ा गया था, 26/11, उससे ठीक 2 महीने के करीब, पौने दो साल के अंदर अंदर विशेष अदालत में इस पूरे मुकदमे की कार्रवाई शुरू होती है, और विशेष अदालत 6 मई 2010 को कसाब को फांसी की सजा सुना देती है। इसके बाद ये मामला हाई कोर्ट में जाता है। यहाँ कसाब के लिए भी, हमारे यहाँ देखिए ये खूबसूरती है हमारी डेमोक्रेसी की और जुडिशियल सिस्टम की, कि जो 166 लोगों की मौत का जिम्मेदार था, जिसने मुंबई के सीने को छलनी किया, न जाने कितने घर में आंसू दिए, कितने घरों को वीरान कर दिया, ऐसे कातिल, ऐसे आतंकवादी को भी इंसाफ का पूरा हक दिया गया। और बाकायदा ये नहीं कि गलत तरीके से, जो एक आम हिंदुस्तानी को राइट है वही उस पाकिस्तानी आतंकवादी को भी दिया गया अपने केस को लड़ने के लिए। और उसके बाद फैसला आता है, और चूंकि इसमें कसाब खुद एक्सेप्ट कर चुका था, तो पौने 2 साल के अंदर अंदर 6 मई 2010 को विशेष अदालत जो लोअर कोर्ट थी वो कसाब को फांसी की सजा सुनाती है। इसके बाद अपील होता है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट भी फांसी की सजा को बरकरार रखती है। फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है, सुप्रीम कोर्ट भी फांसी की सजा बरकरार रखती है। जब ये तीनों कोर्ट फांसी की सजा बरकरार रखती है, तो फिर नवंबर 2012 में, मतलब जब सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले के बाद अजमल कसाब एक मर्सी पिटिशन देता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, दया याचिका, और तब प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी। तो उनके पास वो दया याचिका जाती है, लेकिन 5 नवंबर 2012 को प्रणब मुखर्जी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसकी मर्सी पिटिशन को खारिज कर देते हैं, उसको रहम देने से मना कर देते हैं। 5 नवंबर को वो मर्सी पिटिशन खारिज करते हैं। 7 नवंबर को उनका ये लेटर होम मिनिस्ट्री के पास पहुंचता है, क्योंकि प्रोसीजर यही है। तब होम मिनिस्टर थे सुशील कुमार शिंदे, उनके पास जैसे ये लेटर आता है, वो अगले ही दिन 7 नवंबर को लेटर आता है, 8 नवंबर को महाराष्ट्र सरकार को ये लेटर भेज देते हैं कि चूंकि लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबने फांसी की सजा दी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी मर्सी पिटिशन खारिज कर दी, तो अब सारे दरवाजे बंद हैं इसके लिए, कानूनी भी और रहम के भी, इसलिए अब आप फांसी की तैयारी कीजिए। तो 7 नवंबर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का लेटर मिलता है, 8 नवंबर को सुशील कुमार शिंदे, तब के गृह मंत्री, होम मिनिस्टर,
महाराष्ट्र सरकार को लेटर भेज देते हैं। 10 नवंबर को महाराष्ट्र सरकार की एक मीटिंग होती है और उसमें तय होता है कि फांसी की तारीख क्या होनी चाहिए, और ये सारी चीजें अभी तक बहुत गोपनीय है। तो 2 डेट फिक्स किया जाता है, एक 20 नवंबर और एक 21 नवंबर, 20 नवंबर एंड 21 नवंबर। इनमें से किसी एक डेट में फांसी होनी चाहिए। लास्ट में डिसाइड होता है कि 21 नवंबर 2012, ये 12 की बात कर रहा हूँ, तो 21 नवंबर को फांसी की सजा की फांसी दी जाएगी, ये तय होता है। कहते हैं कि 21 नवंबर, और ये सारी चीज़ें इतनी जल्दी हुई, इसके पीछे जो वजह थी उसमें 2 चीज़ें थी। एक, तब रहमान मलिक पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हुआ करते थे। उनको जनवरी में इंडिया आना था वीज़ा रिलेटेड इश्यूज पे बात करने के लिए। दूसरा, विंटर सेशन पार्लियामेंट का शुरू होने जा रहा था, तो सरकार चाहती थी कि पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने से पहले ही कसाब को फांसी दे दी जाए। तो ये 2 मेन रीजन बताए जाते हैं जिसकी वजह से ये डेट, जो फांसी की तारीख तय हो रही थी। तो 21 नवंबर को तारीख तय होती है। इसके बाद पहली बार बारह नवंबर को, चूंकि 10 नवंबर को तारीख तय कर दी गई कि 21 नवंबर को दी जाएगी, इसके बाद 2 दिन के बाद 12 नवंबर 2012 को पहली बार कसाब को मुंबई के आर्थर रोड जेल में ये बताया जाता है कि तुम्हारा मर्सी पिटिशन खारिज हो गया है और अब तुम्हारे पास कोई दरवाज़ा नहीं है, अब तुम्हारे लिए सिर्फ मौत है, फांसी होगी। उसको बताया जाता है। उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो बताओ। तो कहता हाँ, मैं अपनी माँ से, अपनी अम्मी से बात करना चाहता हूँ। तो महाराष्ट्र सरकार ये सेंट्रल गवर्नमेंट को उसकी ख्वाहिश बताती है। तो यहाँ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, जो विदेश मंत्रालय है, और बाकी मिनिस्ट्री बैठ के तय करती है कि क्या किया जाए, क्योंकि कानून के हिसाब से आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी जरूरी है। तो ये डिसाइड होता है कि नहीं, अभी नहीं बात कराएंगे और अभी बताएंगे भी नहीं। 48 घंटे पहले कसाब की आखिरी ख्वाहिश को पाकिस्तान सरकार को बताया जाएगा और उसके बाद उसकी फोन पे मां से बात कराई जाएगी, लेकिन 48 घंटे पहले। और अभी ये बात कसाब को जो बताई गई थी वो बताई गई थी 12 नवंबर को। तो फिर ये होता है कि ठीक है, अब तारीख नजदीक आती जा रही है। 12 तारीख को कसाब को पता चल चुका है कि वो मरने वाला है। उसके बाद से उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज होता है, क्योंकि शुरू में कसाब को गलतफहमी थी कि हिंदुस्तानी कानून और यहाँ के वो चीज़ें, उसमें अभी वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, और शायद कुछ ऐसा भी हो जाए कि फांसी टल भी जाए। तो इन सारी चीज़ों में जी रहा था गलतफहमी में। लेकिन जब 12 तारीख को, 12 नवंबर को उसको पता चला, तो जाहिर सी बात है, जिसे ये पता चल जाए कि मौत नज़दीकी है, और मरना वैसे सभी को होता है, लेकिन अगर किसी को अपना डेट और टाइम पता चल जाए तो उस डेट तक आने से पहले की जो जिंदगी होती है वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मतलब मैं खुद ही सोचता हूँ कि हम सबको अगर हमारी मौत की तारीख पता चल जाए तो शायद जीना मुश्किल हो जाएगा। जबकि ये भी सच है कि हम सब जानते हैं कि मरना है, लेकिन इसीलिए ऊपर वाले ने कुछ चीजें अच्छी की हैं। तो खैर धीरे धीरे वक्त बीतता है। 12 नवंबर को पता चल जाता है कसाब को। उसके बाद अब 19 नवंबर की तारीख आती है, 1 हफ्ते बाद। तब तक महाराष्ट्र सरकार बहुत ही खुफिया तरीके से सारी तैयारी कर रही थी। किसी को कानो कान खबर नहीं, मीडिया से लेके पुलिस, मिनिस्ट्री, किसी को नहीं, सिर्फ गिने चुने लोगों को। 19 तारीख को एक 17 लोगों की टीम बनाई जाती है, जो इस पूरी फांसी को बेहद गोपनीय रखते हुए, सीक्रेट रखते हुए और कसाब को फांसी देंगे। और 19 लोगों की टीम बनाई जाती है। उन 19 लोगों की जो टीम थी, उसमें जो मेन रोल प्ले कर रहे थे देवेन पटेल, देवेन भारती, माफ कीजिएगा, इनको बनाया गया कसाब की फांसी का इंचार्ज। और साथ में 17 लोगों की टीम, उसमें एक टीम मेंबर एंटी टेरर, जो वहां के एंटी टेरर सेल के चीफ थे तब, राकेश मारिया, जिन्होंने 26/11 की भी जांच की, वो भी थे। इन 17 लोगों को जो बताया गया, इन सिर्फ 17 लोगों को कि ऐसे ऐसे एक ऑपरेशन करना है, और इनमें से भी 2-3 लोगों को सिर्फ पता था
कि कसाब को फांसी दी जानी है, जिसके लिए हम लोग तैयार हैं। देवेन भारती के अलावा बाकी तमाम लोगों को 19 तारीख को पहली बार ये बताया गया और 19 तारीख को ही देवेन भारती को छोड़ के तमाम अफसरों के मोबाइल फोन जो है वो रख लिए गए कि अब अगले 2 दिन तक आपके पास कोई सेल फोन नहीं होगा, आप अपनी फैमिली से, दोस्तों से, अपने डिपार्टमेंट से, कुलीग से आप बिल्कुल संपर्क में नहीं रहेंगे। इतनी ज्यादा सीक्रेसी थी। तो देवेन भारती के लीडरशिप में कसाब को फांसी देने की पूरी एक ब्लूप्रिंट तैयार होता है। तब कसाब आर्थर रोड जेल में था मुंबई के। 19 तारीख की रात को प्रिजनर वैन में, जो कैदियों को जो वैन ले जाया जाता है, उसमें 2 कैदियों को बिठाया जाता है, इसलिए कि किसी को यह पता नहीं चले कि क्या हो रहा है। और उस बुलेट प्रूफ वैन में आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत पुलिस फोर्स जो अपनी है, उनके जवान की निगरानी में, बाकी खुफिया एजेंसियां थी उनकी निगरानी में आर्थर रोड जेल से बाय रोड काफिला निकलता है बहुत ही खामोशी के साथ पुणे यरवदा जेल के लिए। क्योंकि मुंबई में फांसी देने की उस वक्त उतनी सारी वो चीजें नहीं है, तो आमतौर पे पुणे की जो यरवदा जेल है वहां पे फांसी का पूरा इंतजाम होता है। तो ये रात को निकलते हैं बेहद खामोशी के साथ, किसी को पता नहीं। और कमाल ये है कि जिस अंडा सेल में कसाब को रखा गया था आर्थर रोड जेल के, उस अंडा सेल को उसी तरह से रखा गया कि जैसे इसके अंदर कसाब है। और जेल के अंदर भी जो सुरक्षा गार्ड थे, वहां पे भी आईटीबीपी के लोग भी अंदर लगे हुए थे, उन्हें अंडा सेल में कोई नहीं है और वो फिर भी उस सेल की निगरानी कर रहे थे, क्योंकि उन तक को नहीं बताया गया था कि कसाब को यहाँ से ले जा रहे हैं फांसी देने के लिए और फांसी की तारीख ये है। तो किसी को जानकारी नहीं, और उस अंडा सेल की फिर भी निगरानी हो रही, जबकि कसाब उस सेल में है नहीं। ये थी सीक्रेसी इस हद तक। इसके बाद रात को ही ये लोग आधी रात के बाद पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल पहुंचते हैं। और जब वहां पहुंचते हैं तो अब यहां पे भी देखिए कि यरवदा जेल के जो सुपरिंटेंडेंट थे उनको भी पता नहीं था कि कसाब को यहां लाया जा रहा और कसाब की यहां फांसी होनी है। तब तक न उनके पास कोई ऑर्डर, न रिटर्न में, न किसी ने बताया, इसलिए कि वहां से ये लीक ना हो जाए। उन्हें भी पता नहीं। जब रात को ये पूरी टीम पहुंचती है, उसके बाद सुपरिंटेंडेंट को उठाया जाता है, बुलाया जाता है, तब पहली बार बताया जाता है और फिर सुपरिंटेंडेंट को भी उसमें ये शामिल किया जाता है कि अब आप भी ना अपनी फैमिली से बात करेंगे ना बाकी को बताएंगे, क्या होने जा रहा आपको भी कुछ पता नहीं है। इतनी ज्यादा गोपनीयता बरती गई। ये चूंकि अब 20 तारीख की सुबह सुबह हो गई थी, 20 तारीख को ही पहली बार पुणे से 45 किलोमीटर दूर एक, उससे पहले भी जल्लाद वहां पर रहा करता था, उस जल्लाद को बुलाया जाता है, उसको इन्फॉर्म किया जाता है और उसको ये नहीं बताया जाता कि इसकी फांसी होनी क्या होनी। उसको भी ये कहा जाता है कि एक फांसी होगी आगे कभी किसी की, तो आओ उसके लिए जरा से तैयारी करनी है। जल्लाद को फिर जेल लाया जाता है, तब उससे पहली बार पता होता है कि फांसी देनी है और वो भी 24 घंटे के अंदर देनी है। उसके बाद उससे भी बाहर जाने नहीं दिया जाता। ये सारी सीक्रेसी मेंटेन होती थी। इस बीच इधर 19 तारीख को जब इसको ले आया जाता है कसाब को वहां से आर्थर रोड जेल से, तो विदेश मंत्रालय पाकिस्तानी एम्बेसी को पहली बार इन्फॉर्म करती है कि कसाब की आखिरी ख्वाहिश है कि वो अपनी मां से बात करना चाहता है। लेकिन पाकिस्तानी एम्बेसी उसका रिस्पॉन्स नहीं करती है, ना बात कराती है और ना उसको जवाब देती है। तो ये वेट करते हैं, फैक्स भी करती है अपनी विदेश मंत्रालय, फॉरेन मिनिस्ट्री, लेकिन उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आता है। तो उसका रिप्लाई नहीं आता है, इधर फांसी की तैयारी शुरू हो चुकी थी। इस दौरान जब आर्थर रोड जेल से पहली बार 19 तारीख की रात को कसाब को निकाला गया, तो कसाब को भी अंदाजा नहीं था कि, उसे लगा था कि अभी कुछ और इसमें कानूनी अड़चन, क्योंकि वो बार बार वकील और उनके बारे में बात कर रहा था, मर्सी पिटीशन खारिज हो जाएगी, रहम की अपील उसके बाद भी और कई होता है, दोबारा भी डालते हैं। लेकिन जब आर्थर रोड जेल से उसको 19 तारीख की रात को निकाला गया, तब उसको एहसास हो गया था कि अब उसकी मौत तय है, यकीनी है और अब कभी भी हो सकती है। वहां से वो और ज्यादा घबराना शुरू हुआ।
और इसलिए उसका ज़्यादा ख्याल रखा गया कि कहीं ये, क्योंकि मौत से बचने के लिए आदमी किसी हद तक जा सकता है, तो ये वायलेंट ना हो जाए, बाकी कुछ ना हो, तो कड़ी निगरानी में, हर वक्त चौकसी में, लोगों के नज़रों के सामने उसको बहुत मुश्किल से लाया गया, फिर वहाँ रखा गया, और वो लगातार अब उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बदल चुकी थी। 20 तारीख को अब वहां पे जो महाराष्ट्र के उस वक्त होम मिनिस्टर थे आर पाटिल, सेंट्रल में सुशील कुमार शिंदे, ये 17 कमेटी के लोग जो थे देवेंद्र भारती की अगुवाई में, येरवदा जेल के सुपरिंटेंडेंट, इसके बाद शामिल किया जाता है वहाँ एक डॉक्टर को बुलाया जाता है, वो, इनके अलावा बाकी दुनिया में बाहर उस येरवदा जेल के किसी को कोई भनक नहीं थी कि क्या होना जा रहा था। जाहिर सी बात है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उस वक्त मनमोहन सिंह थे, उन्हें जानकारी थी, सोनिया गांधी को जानकारी थी, राहुल गांधी को थी, लेकिन बस जिन जिन लोगों को जरूरत थी उसके अलावा किसी को जानकारी नहीं थी। 21 नवंबर की सुबह 7:36 पे पुणे की येरवदा जेल में कसाब को फांसी दी जाती है। उस पूरी रात कसाब सोया नहीं। उस पूरी रात कसाब से फिर पूछा गया था आपकी आखिरी ख्वाहिश, उसने कहा अम्मी से बात करनी है, लेकिन वो बात, चूंकि उनको बताया गया कि पाकिस्तान में मैसेज दिया गया है, नंबर भी दिया गया है, इस नंबर पे फ़ोन पे बात हो सकती है, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। पाकिस्तान की भी मजबूरी थी, वो बात कराने का मतलब था ये लिंक इस्टेब्लिश करना कि कसाब पाकिस्तानी है, पाकिस्तान सरकार की पोल खुल जाती, तो जाहिर है वो ऐसा काम नहीं कर सकता था। उसके बाद सुबह कसाब को जब ले जाया जा रहा था, वो रात से ही बहुत ही घबराया हुआ था, वो अपने पैर पे चल भी नहीं पा रहा था, तो जो सिक्योरिटी गार्ड थे, जो जेल के स्टाफ थे, वो दोनों कंधों के उसके हाथ के अंदर हाथ डालकर उसको लगभग पैर लड़खड़ा देते, घसीटते हुए एक तरह से फांसी के तख्ते तक ले जाते हैं। फांसी के तख्ते पे चढ़ने से पहले जो जेल के अंदर से खबर आई और जो लोग वहां शामिल थे उन्होंने बाद में बताया भी, उसमें से एक चीज थी कि जो कसाब ने मरने से पहले कहा था, और बल्कि जब उसको कमरे से लेके जा रहे थे उस दौरान उसने कई बार कहा, और मौत से पहले भी उसने कई बार कहा, वो जो उसकी लाइन थी वो ये थी कि अल्लाह कसम ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, अल्लाह मुझे माफ करे। तो ये उसकी लाइन थी कि अल्लाह कसम ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी और अल्लाह मुझे माफ करे। ये उसने मरने से पहले कहा, सेल से वहां तक पहुंचते हुए कहा, और कई बार कहा। 7:36 21 नवंबर 2012 को पुणे की येरवदा जेल में इस तरह से कसाब की फांसी हुई। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया, उसका डेथ सर्टिफिकेट बना। फिर पाकिस्तान से कहा गया कि इसको फांसी हो गई है, और अगर उसकी फैमिली वाले इसकी बॉडी लेना चाहें तो हम इस बॉडी को पाकिस्तान भेजेंगे। लेकिन पाकिस्तान जो फोन पे ही उसकी मां से बात नहीं करा पाया, जो आखिरी ख्वाहिश थी, बॉडी सवाल ही नहीं था। ये हम इंडियन गवर्नमेंट को ही पता था कि क्लेम नहीं आएगा, इसलिए कि क्लेम का मतलब है आप एक्सेप्ट करते हो कि ये पाकिस्तानी है और मुंबई अटैक में पाकिस्तान का हाथ है, तो वो सारी चीजें आ जाती बीच में। तो ये पहले से मालूम था, इसीलिए पुणे के ही येरवदा जेल के अंदर एक गुमनाम जगह पे कब्र खोदी गई, बाकायदा इस्लामिक रीति रिवाज से मौलाना भी बुलाया गया, और जिस तरीके से दफनाया जाता है एक मुस्लिम में किसी मुर्दे को, वही सारी चीजें कसाब के साथ की गई। जबकि उसने बहुत बड़ा जख्म दिया था हिंदुस्तान को, लेकिन मौत से पहले उसकी कानूनी जो हक थे सारे वो दिए गए। मौत के बाद जो एक तरह से इस्लामिक रीति रिवाज से दफनाना चाहिए वो भी किया गया, और वो वहीं पे पुणे की येरवदा जेल में उसको एक गुमनाम जगह पे दफना दिया गया। और इस बात को, अब ये 12 था, 6 साल हो गए, पाकिस्तान ने हालांकि आज तक माना ही नहीं कि कसाब हमारा पाकिस्तानी था, 26 अटक में हमारा हाथ था। सिर्फ इतना कहता है कि हाँ, इस साजिश की कुछ चीज़ें पाकिस्तान की सरजमीन पे बुनी गई थी, लेकिन इसमें हम लोगों का हाथ नहीं, और कसाब को तो खैर कभी पाकिस्तानी माना नहीं।